हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आई गेस लेक्चर नंबर 14। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रेपोजिशंस। ये पार्ट 2 क्यों लिखा हुआ है एक्चुअली, ठीक है, मतलब वो गलती से हो गया। प्रेपोजिशन एंड देयर यूसेज ये हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 2 को हटा देते हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेपोजिशन इस टॉपिक को। आपको प्लानर में दिखेगा प्रेपोजिशंस एंड देयर यूसेज, तो बेसिकली वही हम देख रहे हैं, बस आपको प्रेपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून अंकुश, हेमा, रीमा, अंजलि, ओम प्रकाश, आप सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया है, सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। कैसे सभी लोग, अच्छे हैं क्या? पढ़ाई कैसे चल रही है सभी की? ठीक है, ओके, चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पिछले सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था बाबा? लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड कॉमन एरर्स ऑफ टॉपिक, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो बहुत सारे रूल्स हमने कल के सेशन में देखे थे, एडजेक्टिव और एडवर्ब इस टॉपिक से रिलेटेड। अब उसमें कोई डाउट है तो आप अब मुझे पूछ लीजिए पहले, है ना। और जो आज की सेशन होगी, वो आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है प्रेपोजिशंस। देखिए बेटा, ये जो प्रेपोजिशन ये टॉपिक होती है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रेपोजिशन ये टॉपिक आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। प्रेपोजिशन एंड देयर यूसेज हम देखेंगे ही, बट उसके साथ साथ हमें एक और टर्म आज के सेशन में डिस्कस करनी है, वो है फिक्स प्रेपोजिशन की टर्म। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोनों भी इक्वल मैनर में पूछे जाते हैं। ऐसा समझिए कि जितने चांसेस प्रेपोजिशन को डायरेक्टली एग्जाम में पूछने के हैं, उतनी ही चांसेस प्रेपोजिशन का जो फिक्स प्रेपोजिशन पार्ट होता है, या फिर जिसको हम फ्रेजेस पार्ट कहते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इन दो चीजों पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये दो चीजें आपको एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली समझने की जरूरत है कि क्या प्रेपोजिशन होते हैं और फिक्स प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन में अंतर क्या होता है। तो अंतर तो कुछ बड़ा नहीं होगा, हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो सेशन की शुरुआत कर रहे हैं प्रेपोजिशन क्या है उससे। प्रेपोजिशन होता क्या है, क्या लगता है आपको प्रेपोजिशन? अगर आपने एग्जाम में सवाल देखे, आपका जो ग्रामर का कंटेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें 100% ये टॉपिक आता ही है। तो चाहे वो प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, वो फेज 1 हो या फेज 2 हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम हो, हर एग्जाम में आपको प्रेपोजिशन के ऊपर सवाल पाए गए हैं। और इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। अगर मुझे चुनिंदा कुछ टॉपिक देखने हैं, अगर पढ़ाने हैं बहुत ही कम समय में, तो उसमें मैं निश्चित रूप से प्रेपोजिशन इस टॉपिक को जरूर ऐड करूंगी। इतना जरूरी टॉपिक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये टॉपिक का मीनिंग क्या हुआ। अभी देखिए ध्यान से, एकदम बेसिक से ध्यान दीजिएगा। चीजें मैं जो समझाने वाली हूँ वो चीजें बहुत ही अलग नहीं रहेंगी, बट शायद कॉन्सेप्ट्स जो आपने अभी तक पढ़ा होगा वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, हम ज्यादातर ये देखते हैं कि प्रेपोजिशन जब भी किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। मतलब वो टाइम बताने के लिए सेंटेंस में आते हैं, प्लेस बताने के लिए सेंटेंस में आते हैं, लोकेशन बताने के लिए सेंटेंस में आते हैं, लेवल बताने के लिए सेंटेंस में आएंगे, या रैंक बताने के लिए सेंटेंस में आएंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बट इसको प्रीपोजिशन क्यों कहते हैं? देखो, प्रीपोजिशन ये वर्ड अगर आपने सही से नोटिस किया तो इसमें दो डायमेंशन हम देख सकते हैं। एक होता है प्री, एक होता है पोजिशन। प्रीपोजिशन, प्री, एंड द सेकेंड वन इज पोजिशन। अभी जो प्रीपोजिशन होता है, ये होता क्या है? देखो, प्री माने पहले, बिफोर। ये किसके पहले आएगा? ये किसी भी नाउन से पहले यूज किया जाएगा, या कभी कभी नाउन के जगह हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कभी कभी नाउन से पहले या प्रोनाउन से पहले जुड़कर आएगा। और ये जब नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर आएगा तो ये क्या क्या बताएगा? ये उस नाउन का टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, लोकेशन बताएगा, लेवल बताएगा, रैंक बताएगा, नंबर भी बता सकता है, एक्सेट्रा।
ये चीजें प्रेपोजिशन उस नाउन के बारे में बताएगा जिस नाउन के लिए इसका यूज किया गया है। जैसे सोचो, ये पेन है, ये पेन को मैंने अपने हाथ के पाम पर रख दिया, तो आई कैन से कि द पेन इज केप्ट ऑन माई पाम। ठीक है, मैंने अगर टोपी पहनी तो आई विल सी देयर इज अ हैट ऑन माई हेड। समझे आप मेरी बात? ये पेन को अगर मैंने ड्रार में रख दिया तो आई विल से देयर इज अ पेन इन द ड्रार, आई हैव केप्ट द पेन इन द ड्रार, है ना। ड्रार के अंदर साइड रखा तो आई कैन से इनसाइड द ड्रार। समझ रहे आप मेरी बात? तो ये जो प्रेपोजिशंस हम हर जगह अलग अलग चेंज करते जा रहे, इनका कुछ मीनिंग है ना एक पर्टिकुलर, तो वो जो पर्टिकुलर मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? पहली बात, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात ध्यान में रखो, एग्जाम में मीनिंग्स डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, बट फिल इन द ब्लैंक्स के मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक्स के पैटर्न में हमको प्रेपोजिशन पूछा जाता है बहुत सी बार। जैसे एक फिलर आपको पूछ लिया प्रेपोजिशन में, उसके बाद आपको प्रेपोजिशन में पूछ सकते हैं मीनिंग, मीनिंग के बाद हाँ पर्पस, मीनिंग या पर्पस दोनों बातें एक ही है। और दूसरा सवाल जो आपको आता है वो आता है एरर्स। किसी भी प्रपोजिशन को यूज करके एरर पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें आप ध्यान में रखिएगा। फिक्स प्रपोजिशन का भी सेम पैटर्न आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जैसे ढेर सारे प्रपोजिशन हम लोगों को पता है, राइट, ढेर सारे प्रपोजिशन पता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, इसमें प्रपोजिशन लिखा हुआ है ऑन, है ना, ऑन, ऑफ, फ्रॉम, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, ऐसे सब कुछ होते हैं। जैसे ये सारे सिंगल वर्ड प्रपोजिशन है, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, इन नियर, अबाव, राइट। अब बेटा प्रपोजिशन सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं, प्रपोजिशन डबल वर्ड भी हो सकते हैं। प्रपोजिशन कभी कभी सेंटेंस में अलग अलग कैटेगरी में प्रपोजिशन पूछे जाते हैं। देखो, प्रपोजिशन सिंगल वर्ड प्रपोजिशन भी होता है, जैसे एक सिंगल वर्ड लिख लिया, आफ्टर, बिफोर, एट, विथ। प्रपोजिशन कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब कभी कभी वो पेयर्स में भी आते हैं। जैसे इन द व्यू ऑफ, ये एक प्रपोजिशन होता है। इन स्पाइट ऑफ प्रपोजिशन होगा। ऑन द कंडीशन, अच्छा ऑन द कंडीशन दैट ए कंजंक्शन होगा। ओइंग टू प्रपोजिशन है, अप टू प्रपोजिशन है, बट इसमें कोई एक वर्ड नहीं है, दो वर्ड है, अप टू, ओइंग टू, इन अकॉर्डेंस विथ, इन व्यू ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इंस्टेड ऑफ। समझ रहे हो? तो ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी होते हैं और सिंगल वर्ड प्रपोजिशन भी होते हैं। और कुछ प्रपोजिशंस होते हैं जो कि वर्ब की तरह दिखते हैं, जैसे एक्सेप्ट वर्ब होता है बट उसको प्रपोजिशन बनाकर भी लिखा जाता है। एक्सेप्ट मतलब को छोड़कर। पेंडिंग वर्ब है बट प्रपोजिशन बनाया है। इंक्लूडिंग प्रपोजिशन बनाया है। डिस्पाइट, नियर प्रपोजिशन बनाकर लिखे। तो बेटा ऐसे तीन कैटेगरी के प्रपोजिशन होते हैं, समझ लीजिए। एक होता है सिंगल वर्ड प्रपोजिशन, दूसरा होता है प्रपोजिशन जो वर्ब और एडजेक्टिव के जैसा दिखता है, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स प्रपोजिशन जो कि पेयर में आएगा, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। समझ रहे हैं? तो बेटा ये जो प्रपोजिशंस आपको एग्जाम में आ रहे हैं, ये प्रपोजिशंस के मीनिंग्स आपको समझना बड़ा जरूरी है। तो बहुत से प्रपोजिशन का मीनिंग हमको पता होता है पर गलत पता होता है। पता तो है, गलत पता है। गलत पता है इसीलिए तो पढ़ना है। एग्जाम में सवाल क्यों आता है? कॉमन एरर क्यों होता है? कॉमन एरर क्यों होता है कि भाई आप जो गलतियां करते हो बात करते हुए, वो गलतियां आप ना करो, या फिर वो गलतियां है ऐसा सच में आपको पता है, ये चेक करने के लिए ही आपको कॉमन एरर पूछे जाते हैं। क्योंकि रेगुलर मैनर में काफी गलतियां एक भाषा में होती है। अगर हमने हिंदी अंग्रेजी की भी बात की, हिंदी आपकी जो मदर टंग्स है उनकी भी बात की, तो उसमें भी बहुत सी बार ऐसा दिया हुआ होगा। ठीक है, अब यहां तक आ गए, ये सब प्रपोजिशन होता है। अब मैं आपसे बात करूंगी प्रपोजिशन का दूसरे शब्दों पर इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो एक एक रूल देखेंगे, दूसरे शब्दों के साथ इंपैक्ट क्या पड़ता है। देखो ध्यान में रखिएगा, अगर किसी भी प्रपोजिशन को, प्रपोजिशन इज एडेड विथ प्रोनाउन, अगर कभी भी प्रपोजिशन किसी प्रोनाउन के साथ जोड़ा गया, अगर प्रपोजिशन प्रोनाउन के साथ जोड़ा गया, तो प्रोनाउन विल बी इन ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा। ये रूल आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमने करवाया है। आप दोबारा इसको थोड़ा रिवीजन बतौर देख लीजिए।
जैसे हम बहुत सी बार कहते हैं ना, प्रोनाउन में हमने देखा था, दिस इज अ गिफ्ट फॉर हिम या ही, क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा भाई, हिम लिखा जाएगा या ही लिखा जाएगा? दिस इज अ गिफ्ट फॉर हिम, ये उसके लिए गिफ्ट है, राइट? तो फॉर हिम लिखोगे या फॉर ही लिखोगे? अब ये तो बड़ी बेसिक चीज है। हम फॉर के बाद, क्योंकि फॉर एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज करते हैं, और हिम एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और ही एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है, राइट? तो हम फॉर ही कभी नहीं लिखते, हम फॉर हिम लिखते हैं। ठीक है, यस एग्जैक्टली ओम अंकुश। अब ये हुआ आपका पहला रूल बेसिक। दूसरा रूल ऐसा कहता है इसके साथ कि अगर, ध्यान में रखिए, सेकेंड रूल कहता है अगर किसी नाउन के बाद आप प्रेपोजिशन लिखो और इस प्रेपोजिशन के बाद आप ये नाउन को रिपीट करो, तो ये जो सीरीज ऑफ नाउन है ये सिंगुलर नहीं होते, या फिर इनको सिर्फ ओनली सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, इनको प्लूरल नहीं किया जाता, ओनली सिंगुलर फॉर्म ही इनका होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डे बाय डे, तो इसका डेज बाय डेज कभी नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं होगा। ये भी सेकेंड रूल आप ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी रूल्स है। हाँ, आप इसको बिल्कुल भी ध्यान, मतलब ये देखिए, नाउन और प्रोनाउन से निगड़ित हमने रूल बनाए हैं, या फिर हमने जो बाकी चैप्टर्स में करवाए थे ये बस एक बार आपको रिवाइज कर दे रहे हैं। ये दोनों भी रूल्स हो चुके हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर नाउन है, उसके बाद एक प्रेपोजिशन लगा और उसी नाउन को अगर उस प्रेपोजिशन के बाद रिपीट किया, तो इनका कभी कोई प्लूरल नहीं होता, और हमको एग्जाम में सवाल आ सकता है प्लूरल के साथ। ठीक है, ये दो बातें ध्यान में रहेगी बिल्कुल। और तीसरी बात आपको जो मुझे समझानी है वो समझानी है प्रेपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन। क्या समझाएंगे? प्रेपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन। प्रेपोजिशन वर्सेस कंजंक्शन ये पढ़ना क्यों है मैम? देखो क्या होता है ना बेटा, जैसे मुझे बताओ, शी स्पीक्स आफ्टर आफ्टर मी, या आफ्टर 5 PM, वो 5 बजे के बाद बात करती है, और आफ्टर आई कॉल्ड शी स्टार्टेड टू क्राई। अब यहां देखो, अब बस देखो, बस बढ़िया से देख लो, सुन लो, बस समझ लो। देखो, पहले एग्जाम्पल में मैंने आफ्टर इस वर्ड का यूज किया, सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने आफ्टर इस वर्ड का यूज किया। फर्स्ट और जो सेकेंड एग्जाम्पल है इसमें डिफरेंस क्या होता है? फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल में जो आफ्टर इस वर्ड को यूज करवाया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आफ्टर ए वर्ड दोनों अलग अलग मीनिंग से है। अब यहां से मैं आपको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन का अंतर निकालना समझाऊंगी। देखिए, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में अंतर क्या होता है? प्रेपोजिशन अगर किसी भी नाउन से साथ जुड़ता है तो वो उस नाउन का टाइम, प्लेस, लोकेशन, एक्सेट्रा रिलेशन, जो भी ये रिलेशन ही हुए ना, एक्सेट्रा रिलेशन बताने की कोशिश करेगा। ठीक है, और अगर किसी भी सेंटेंस में कंजंक्शन है तो वो कंजंक्शन किसी दो वर्ड्स को या दो क्लॉजेस को या किसी भी चीज को कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, समझेगा? अब हमारे पास है दो एग्जाम्पल, दोनों एग्जाम्पल में एक कॉमन वर्ड लिखा है आफ्टर। आफ्टर, अब आपको अगर मैं पूछूं कि ये जो आफ्टर है और ये आफ्टर है, इसमें से कौन सा वाला प्रेपोजिशन है? विच आफ्टर इज प्रेपोजिशन, विच आफ्टर इज प्रेपोजिशन, मतलब अंडरलाइन शब्दों में से कौन सा आफ्टर प्रेपोजिशन है, क्योंकि कॉमन प्रेपोजिशन भी होते हैं और कॉमन कंजंक्शन भी होते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो प्रेपोजिशन भी होते हैं कंजंक्शन, जैसे कि सिंस, ये प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों आता है। बिफोर, प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों आ रहे हैं। आफ्टर, प्रेपोजिशन कंजंक्शन दोनों आ रहे हैं, एक्सेट्रा वर्ड्स होते हैं। हाँ जी, तो बताने की कोशिश करोगे आप? अच्छा, ओम प्रकाश, वेरी गुड ओम, बहुत अच्छे। रीमा, बहुत अच्छे बेटा। शुभम यादव, ठीक है।
अंकुश राय, शुभम यादव। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा आपके जवाब से, और मैं भी आपको बताती हूँ, ये जो आफ्टर वर्ड है ना, ये आफ्टर वर्ड हमारा प्रेपोजिशन है। अच्छा, फिर सेकेंड वर्ड, सेकेंड एग्जाम्पल में जिस आफ्टर को दिया है, ये कंजंक्शन है। कैसे कंजंक्शन हुआ? ये फर्स्ट एग्जाम्पल को, फर्स्ट क्लॉज को सेकेंड क्लॉज के साथ कंबाइन कर रहा है। आफ्टर आई कॉल्ड शी स्टार्टेड टू क्राई, मैंने उसको कॉल किया, उसके बाद उसने रोना स्टार्ट किया। तो मेरी कॉल करने के बाद उसने रोना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर एक सेंटेंस आई कॉल्ड शी स्टार्टेड टू क्राई, ये दूसरे क्लॉज के साथ, ये क्लॉज दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ दिया गया आफ्टर इस वर्ड से। और यहाँ पर ये जोड़ देने का काम नहीं कर रहा है, इसको बस सिंपली टाइम बताना है, और ये टाइम बताने के लिए यूज होता है। तो अब ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर कभी कंफ्यूजन आ गई तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। संजय, हेमा, अंकुश, शुभा, शुभम, रीमा, सभी का जवाब बिल्कुल सही है। समझे? अब ये जो हो गई तीसरी बात, जो प्रेपोजिशन के बेसिक्स के, या फिर प्रेपोजिशन जो बाकी पार्ट ऑफ स्पीच से जो तालमेल रखता है, उससे रिलेटेड मैंने कर दी। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा प्रेपोजिशन से ही रिलेटेड। अब मैं कुछ टर्म आपको बताऊंगी, वो है फिक्स प्रेपोजिशन वाला टर्म। देखो, फिक्स प्रेपोजिशन होता क्या है, क्या होता है भाई फिक्स प्रेपोजिशन? देखो बेटा, फिक्स प्रेपोजिशन ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम फ्रेजेस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम जानते हैं कि बाबा फ्रेजेस भी होती है। जैसे फ्रेजेस होती है बहुत सारी, है ना, हमको पता है, हमको एग्जाम में फ्रेजेस पूछी भी जाती है। समझे आप मेरी बात? तो बेटा ये जो फ्रेजेस होती है ना, ये फ्रेजेस कैसी होती है, फ्रेजेस कैसे बनती है? देखो, फ्रेजेस बनती है एक वर्ड के साथ एक प्रेपोजिशन। ज्यादातर जो फ्रेजेस दी हुई है लैंग्वेज में, वो ऐसे दी हुई है, किसी भी वर्ड के बाद आपको एक प्रेपोजिशन दिखेगा, और उससे वो एक फ्रेज, जिसको हम हिंदी में वाक् प्रचार कहते हैं, तो ये बन जाती है। जैसे हम कहते हैं एंग्री, एग्री टू, अग्री मतलब सहमति करना किसी के साथ, सूझबूझ से बात करना, अग्री टू या अग्री विथ दोनों भी होता है, एंग्री एट और एंग्री विथ दोनों भी होता है। अब आप देखो कि एंग्री एक वर्ड है जो कि एडजेक्टिव होता है तो क्या ये एडजेक्टिव। अब इट्स एडजेक्टिव के साथ आप एंग्री भी लगा दो, जैसे मैं मेरे भाई से गुस्सा हूं, तो मैं लिखूंगी आई एम एंग्री एट माई ब्रदर। मैं मेरे भाई पर गुस्सा हूं, तो आई एम एंग्री एट माई ब्रदर, सॉरी एंग्री विथ माई ब्रदर। किसी इंसान पर अगर आप गुस्सा हो, या फिर राजू लिख दो यहाँ पर, राजू से मैं गुस्सा हूं, तो राजू पर हम गुस्सा होते हैं, राजू से गुस्सा होता है, तो मैंने लिख दिया आई एम एंग्री विथ राजू। समझे? तो ये एंग्री जो वर्ड है ना, इसके बाद विथ ही वर्ड लिखा जाएगा, ऐसा कंपल्सन होना, उसको ही हम फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं। फिक्स प्रेपोजिशन क्या होते हैं? किसी पर्टिकुलर वर्ड के बाद किसी पर्टिकुलर प्रेपोजिशन को ही लिखा जाएगा, अगर वही मीनिंग आपको चाहिए तो कोई और प्रेपोजिशन आप नहीं लिख सकते। इस डेफिनेशन को कहा जाता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन। व्हाई? इस वर्ड के बाद फिक्स्ड होता है प्रेपोजिशन, इसको नहीं चेंज कर सकते। मेरी इच्छा है एंग्री के साथ में एट लगाऊं, लगा सकती हूँ, बट कब लगाऊंगी? जब मैं किसी स्थिति पर गुस्सा हूं। जैसे अगर मुझे कहना है कि आई एम एंग्री एट दिस दिस डे, मैं इस दिन पर गुस्सा हूं। अब किसी किसी इंसान को गुस्सा आने के लिए तो किस पर भी आ सकता है ना, तो मैं इस दिन पर गुस्सा हूं। अब मैं किसी इंसान पर गुस्सा हूं नहीं, मैं इस दिन पर गुस्सा हूं। तो अगर किसी इंसान पर आप गुस्सा हो तो विथ लगाओ, अगर आप किसी इंसान पर गुस्सा नहीं हो तो आप एट लगा दो। ये जो टर्म्स होती है, इन टर्म्स को कहा जाता है फिक्स प्रेपोजिशन का टर्म्स। ठीक है, समझ गए? अब हमको एग्जाम के लिए क्या करना है, एग्जाम में हमें फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे फिक्स प्रेपोजिशन पूछे जाते हैं। जैसे मैंने जो विथ लिखा, इसको मैंने ब्लैंक बना दिया, मैंने जो एट लिखा, इसको मैंने ब्लैंक बना दिया। अब यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, ऐसा एग्जाम में सवाल होता है, और इन सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए हमें फिक्स प्रेपोजिशंस पता होने चाहिए। कैसे पता होने चाहिए? जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि विथ एग्री के साथ भी जाता है, और विथ अग्री के साथ भी जाता है, विथ एंग्री के साथ भी जाता है, ये मुझे ये पता होना चाहिए। जैसे बेटा विथ ये वर्ड किस किस के साथ जाता है? एंग्री के साथ, अग्री के साथ, गोइंग विथ के साथ, गो विथ के साथ, कम विथ के साथ।
along with के साथ, तो मुझे पता तो हो कि अच्छा इसके साथ with लगता है। अब अच्छा देखो, एक वर्ड है scared, scared। अब scared के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट लगानी है तो मुझे पक्का यहाँ प्रेपोजिशन यूज करनी होगी। तो मैं scared at लगाऊंगी, scared with लगाऊंगी, scared of लगाऊंगी या scared for लगाऊंगी। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में आते हैं, सोचकर जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्या यूज होगा? नहीं, स्कैर्ड एट कभी भी नहीं होता, स्कैर्ड ऑफ होता है हमेशा। स्कैर्ड का मीनिंग क्या होता है? डर जाना, है ना। तो अगर मैं किसी इंसान से, किसी परिस्थिति से, किसी सिचुएशन से अगर डर गई हूं तो मैं लिखूंगी स्कैर्ड ऑफ। जैसे आई एम स्कैर्ड ऑफ समबडी या आई एम स्कैर्ड ऑफ डार्कनेस, मुझे डार्कनेस का डर लगता है। सबको अपने अपने डर होते हैं, ठीक है। किसी को डार्कनेस का डर है तो क्या यूज होगा? स्कैर्ड ऑफ। यस, एग्जैक्टली। अब ये तो हम लोगों को पता है। तो कॉमन कॉमन कुछ फिक्स प्रेपोजिशन होती है जो हमको पता होती है, जैसे वेट के साथ हमेशा फॉर यूज होता है, टेक केयर के बाद हमेशा ऑफ यूज होता है, स्केयर के बाद हमेशा ऑफ यूज होता है, समझ गए, है ना। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब भी डर जाना ही होता है, तो ऑफ यूज होगा। ओ डबल एफ नहीं, ओ एफ बस, अंजलि, ठीक है। तो यह हमें पता है। बट कुछ ऐसी प्रेपोजिशन है जो हमें पता नहीं या कंफ्यूजिंग है, वो भी हम आज के सेशन में देखने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि एक्सेप्शन रूल्स में आते हैं प्रेपोजिशन के, वो रूल्स हम डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम बात करते हैं फिक्स प्रेपोजिशंस की तो हमको कुछ एक दो तीन कैटेगरी पर, नहीं, स्कैर्ड विथ कभी भी नहीं होता। स्कैर्ड के साथ आप विथ किसी भी सिचुएशन में नहीं लगा सकते हो ओम, ठीक है। स्कैर्ड ऑफ होगा हमेशा हर सिचुएशन में। हाँ जी। अब देखो, अब मैं ना कुछ वर्ब्स आपको बताने वाली हूँ, कुछ वर्ब्स बताने वाली। ये वर्ब्स हमेशा अपने साथ टू इज प्रेपोजिशन को लिखते हैं। जैसे आप उनको वर्ब्स को सिंगल नहीं लिख सकते हो। कौन से वर्ब्स है? एक वर्ब होता है डिस्क्राइब, किसी को कुछ डिस्क्राइब करते वक्त मैं हमेशा टू लगाऊंगी। रिप्लाई के साथ हमेशा टू लगेगा, एक्सप्लेन के साथ हमेशा टू लगेगा, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, इन शब्दों के बाद हमेशा टू इज प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। कब? अगर ये जो ऊपर दिए गए वर्ब्स है, अबाउ वर्ब्स जो है, ऊपर दिए गए जो वर्ब्स है, उन वर्ब्स के बाद अगर मुझे ऑब्जेक्ट को यूज करना है तो ऑब्जेक्ट के पहले मुझे टू इज प्रपोजिशन को कंपलसरी यूज करना ही पड़ेगा। जैसे देखो, जब मैं यूज करूंगी शी स्पोक, ठीक है, तो फिर यहां पर टू लगाने की जरूरत नहीं है। बट जब मैं यूज करूंगी शी स्पोक टू मी, स्पोक और मी यूज करना है तो मैं यूज करूंगी शी स्पोक टू मी। समझा आप मेरी बात? तो बेटा स्पीक, से, सजेस्ट, प्रपोज, प्रपोज मतलब किसी के सामने कुछ प्रस्ताव रखना, लिखना, लिसन सुनना, टॉक बात करना, कंप्लेन, कंप्लेन कर दी, एक्सप्लेन कर दिया कुछ, रिप्लाई किया किसी को, और डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब मतलब किसी चीज का वर्णन किया। इन सारे वर्ब्स के बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी बात है ये। इसके साथ हमेशा 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 टू प्रेपोजिशन का यूज किया जाएगा। समझ रहे आप मेरी बात? कोई दिक्कत किसी को? जैसे दे हैव स्पोकन टू मी, शी सेड टू हिज फ्रेंड, सेड टू आया, सेड अकेले नहीं, ही एक्सप्लेन एवरीथिंग टू मी, ठीक है। आई विल नॉट सजेस्ट टू यू, समझ रहे हैं? टू हम हमेशा लगाएंगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखो। इनके बाद दूसरा प्रेपोजिशन नहीं आएगा, प्रेपोजिशन जरूर आएगा, वो आएगा ऑप्शन टू। क्या ये बात समझ आ गई?
हेलो, प्लीज रिप्लाई कीजिए। समझ आ गई? ओके, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अब अच्छी बात, हम डिस्कस करेंगे आगे का रूल। ये बात ध्यान में रखिएगा ना, रूल बहुत जरूरी है। अब आगे का रूल ऐसा है, प्रेपोजिशन से रिलेटेड है। रूल क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको। रूल कहता है जो भी पर्टिकुलर वर्ब है इसके बाद प्रेपोजिशन लगेगा ही, कंपलसरी नहीं है। कुछ वर्ब्स ऐसे होती है जिन वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन कभी नहीं लगेगा, कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगेगा, कोई भी नहीं। चाहे ऑफ हो, टू हो, विथ हो, उस समय कितना भी मन करे कि यार प्रेपोजिशन लगता है ना, मैंने पढ़ा था, गलत है। आप जो बात करते हो, आप जो पढ़ते हो, कंपलसरी नहीं, ग्रामेटिकली सही ही होना चाहिए। क्योंकि बहुत से बार कोलोक्वल इंग्लिश का रूल लगाया जाता है। कोलोक्वल इंग्लिश का रूल क्या होता है, देखो, जैसे मैंने रीमा से कुछ बात की, हाँ जी, मैंने रीमा से जो भी बातचीत की वो एक कम्युनिकेशन हुआ। अब जो कम्युनिकेशन मैं उसके साथ कर रही हूँ वो ग्रामेटिकली 100% सही होना चाहिए। ये मेरा उद्देश्य नहीं होगा, ठीक है, वो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। अगर मुझे ग्रामर सही करना पसंद है तो मैं करूंगी, वरना मुझे अगर सिर्फ बात करनी है रीमा से तो मैं क्या करूंगी, मैं रीमा को अपनी बात कन्वे कर दूंगी। कंपलसरी नहीं है कि ग्रामर बिल्कुल सही हो, और ग्रामर भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगी, क्योंकि कोई इंसान जब हमें कुछ कहता है तो इंपॉर्टेंट बात है उसके बाद समझ लेना, ग्रामर ठीक है नहीं है ये समझना नहीं। बट अगर मुझे रीमा को कुछ बताना है लिख कर, तो अब ये तो एक प्रूफ होगा, ये तो ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी रिटर्न इंग्लिश होता है तो उसको ग्रामर बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोलते हुए इंग्लिश में शब्दों का, बोलते हुए तो मैं जेस्चर भी यूज कर दूंगी, मैं ऐसे कहूंगी तो आप आ जाओगे, मैं ऐसे कहूंगी तो नहीं करोगे, मैं ऐसे कहूंगी तो नहीं समझ जाओगे, ऐसे कहूंगी तो हाँ समझोगे, समझ रहे हो? बोलते वक्त जेस्चर भी काम करते हैं, लिखने के समय हमें ग्रामर की बहुत जरूरत होती है। तो जब हम बात करते हैं तब इनके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशन लगाए जाते हैं जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, इनके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगते हैं। कौन से वर्ड्स है? आस्क के साथ कभी प्रेपोजिशन नहीं होगा। लव, ऐसा कहते हो क्या? आई लव यू कहते हो ना, आई लव टू यू कहते हो क्या? नहीं कहते हो ना। हाँ, साइन, साइन मतलब हस्ताक्षर। आप किसी पर साइन कर रहे हो तो साइन ऑन द पेपर ऐसा कहा जाता है बहुत बार, बट नहीं, गलत है, ये साइन ऑन नहीं कहेंगे। ओबे, ओबे टू लिखा जाता है बट नहीं, गलत है, ओबे कहोगे, सिर्फ ओबे। जैसे शी ओबे हर हर फ्रेंड, वो उसकी फ्रेंड की बात सुनती है, तो शी ओबे हर फ्रेंड, दिस इज राइट, बट शी ओबे टू हर फ्रेंड, ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। क्यों? ओबे के साथ कभी भी टू इस प्रपोजिशन को या किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लिखा जाता, ठीक है। इन्वेस्टिगेट के साथ हमेशा हम इनटू लिखते हैं बट नहीं लिखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट ही रखे। एंटर के साथ हम इनटू लिखते हैं, नहीं लिखना चाहिए, उसको ऐसे ही रखो। ऑर्डर के साथ हम फॉर करते हैं जो कि गलत है, ऐसे ही लिखो। डिस्कस के साथ हम प्रपोजिशन नहीं यूज करेंगे, रिजाइन। अच्छा, डिस्क्राइब के साथ हम यूज करेंगे तो डिस्क्राइब को हटा दो यहाँ से। अवेट के साथ फॉर यूज करते हैं लोग, नहीं यूज करें। रेजेंबल के साथ विथ यूज करते हैं, गलत है। रिच के साथ एट यूज करते हैं, गलत है। मैरी के साथ टू या विथ यूज करते हैं, मैरी के साथ टू यूज करते हैं, गलत है। मैरी के साथ वैसा देखा जाए तो प्रेपोजिशन यूज होगा नहीं अगर ये वर्ब है तो। बट अगर हम कहते ना कि उसके उससे शादी हो चुकी है, नहीं, ओनली आस्क अ पेन, नॉट आस्क फॉर अ पेन। ओम प्रकाश, ठीक है। देखो, अगर आप वर्ब बतौर मैरी इस वर्ड को लिख रहे हो तो इसके साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, बट अगर अब इसको नाउन बनाकर आपको लिखना है, जैसे वो आदमी मैरिड है तो वो जिसके साथ मैरिड है उसके साथ हम मैरिड टू यूज करेंगे, मैरिड विथ नहीं यूज करेंगे। जैसे लक्ष्मण उर्मिला के साथ शादीशुदा है, मतलब दोनों के साथ में शादी हुई है, तो लक्ष्मण इज मैरिड विथ उर्मिला लिखना गलत है, लक्ष्मण इज मैरिड टू उर्मिला आपको लिखना पड़ेगा, समझे? देखो, मैरी इस वर्ड को वैसा देखा जाए प्रेपोजिशन नहीं लगता है, जैसे आई मैरी दिस ईयर, मैं इस साल शादी कर रहा हूं, ठीक है। बट अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना हो, जैसे आई विल मैरी
सुरेश दिस ईयर, ये भी सही है, मतलब आपने वर्ब यूज किया तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बट अगर आपने इसको नाउन बनाकर लिखा, जैसे कि आई एम मैरिड टू सुरेश, ये सही है। बट आई एम मैरिड विथ सुरेश लिखना गलत है। विथ लिखोगे तो इतना गड़बड़ हो जाएगा कि आई जस्ट कांट टेल यू। मैं आपको बता दूं, मैरिड के साथ टू लगा दो ना तो मीनिंग हो जाएगा आपने किसी से शादी किया, किसी से शादी हुई है। मैरिड विथ लगाएगा ना तो मीनिंग क्या होगा कि भाई किसी की शादी तो हुई है पर आपस में नहीं, किसी और से, एक ही समय पर हुई है, एक ही मंडप में हुई है, एक ही जगह हुई है, बट किसी और से हुई है। वो मीनिंग होता है मैरिड विथ का। मैरिड विथ और मैरिड टू में एक डिफरेंस होती है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मैरिड विथ लिखना गलत है, मैरिड टू इज राइट, ये समझे। अप्रोच टू लिखते हैं लोग, गलत है। अटैच्ड विथ लिखते हैं, गलत है। एम्फोसाइज के साथ बहुत सी बार ऑन लिखा जाता है, कंप्राइज के साथ बहुत सी बार ऑन लिखा जाता है, जो कि गलत है। रिजेंबल का मीनिंग क्या होता है, किसी की तरह दिखना, उसको कहते हैं रिजेंबल। रिजेंबल के साथ विथ लगाना हमेशा गलत होगा। ये लाइन समझ आई, ये रूल समझ आया। आई एम मैरिड टू सुरेश, हाँ राइट, मैरिड ये नाउन है। शादीशुदा होना ये नाउन ही होगा ना, एडजेक्टिव नहीं होगा ये। जैसे दैट इज अ मैरिड कपल, तो मैरिड कपल ये एडजेक्टिव हुआ क्योंकि कपल को एड्रेस करने के लिए मैरिड ए वर्ड आया है, ठीक है। ओम प्रकाश, ओके बेटा चलो। तो आई थिंक ये समझ आ रहा है आपको सभी को। यहाँ तक हमने जो डिस्कस की है बातें, ये सारी बिल्कुल बढ़िया से समझ आई होगी। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर राइट और रॉन्ग हम कर कर रखते हैं। देखिए पहले लिख रहा है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, सही है या गलत है, चलिए बताइएगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, सही नहीं है मैम, गलत। गलत है, गलत कैसे, इन्वेस्टिगेटिंग के साथ इनटू ना लगाए, गलत है इनटू। द टीचर एम्फोसाइज्ड ऑफ, गलत है, एम्फोसाइज लिखो बस। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर अ ट्रांसफर, मैंने उसके ट्रांसफर के लिए ऑर्डर किया है, गलत है, फॉर नहीं लिखते क्योंकि ऑर्डर के साथ प्रपोजिशन नहीं जाती। द प्रिंसिपल एंटर्ड इनटू द क्लास, एंटर्ड इनटू कहना गलत है, नहीं जाता है इनटू वर्ड। वुड यू साइन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, ऑफ या ऑन नहीं जाता है, प्रपोजिशन नहीं जाएगा, गलत। सोनी रिजेंबल्स विथ हर मदर, रिजेंबल्स हर मदर, रिजेंबल्स विथ मतलब किसी के तरह दिखना, रिजेंबल के साथ विथ कभी भी नहीं लगता है, कभी भी नहीं लगेगा, हम बस रिजेंबल लिखते हैं। सोनी रिजेंबल्स हर मदर मतलब सोनी अपने मम्मी की तरह दिखती है, रिजेंबल हर मदर आएगा, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट द मैटर टुमारो, अबाउट लिखना गलत है। चलो ठीक है, ओके। तो मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का टर्म आपको समझा दिया। अच्छा देखो अभी आपके पास दो सवाल है, उस दो सवालों में से एक को मैंने कट कर कर रखा और एक को सही। देखो, वी कम एट स्कूल एट 10, इसमें से एट को हटाकर मैंने टू लिख दिया, क्यों, क्योंकि कम, गो और सेंड इनके साथ हमेशा टू लगता है। कम, गो और सेंड ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा आपको टू लगाना है, ठीक है। उसके बाद कैन ही सक्सेड इन बिजनेस, ये गलत है। कैन ही सक्सेड एट बिजनेस, दिस इज राइट। तो हम कभी भी किसी भी इंसान को जब हम कहते हैं कि ये सक्सीड है, सक्सीड मतलब सक्सेसफुल है, तो हम एट लिखते हैं, इन नहीं लिखते। किसी चीज में सक्सेसफुल होना
उसके लिए हम एट लिखते हैं, इन नहीं लिखते। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं ना आपको, जब आपको आपके क्लास के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स जब मिलेंगे, तो शॉर्ट नोट्स में कुछ फिक्स प्रेपोजिशन का लिस्ट भेजूंगी, उस लिस्ट को आप रेफर कर लीजिएगा एक बार, और फिर वहां पर फिर बहुत सारे प्रेपोजिशन हम लोग क्लियर कर पाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप रीडिंग फिक्स करो, या तो आप बढ़िया से क्या करो, गूगल करो, गूगल पे जाओ और लिखो फिक्स प्रेपोजिशन का लिस्ट हमको चाहिए, वो आपको गूगल लिस्ट बना कर देगा। चैट जीपीटी पर जाओ, एक पीडीएफ निकालो, उनको बोलो फिक्स प्रेपोजिशन, मतलब गिव मी अ लिस्ट फॉर फिक्स प्रेपोजिशन, या फिर गिव मी क्रिएट अ लिस्ट ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन important asked in the exams, important fixed preposition frequently asked in the exams for banking exams, बैंकिंग लेवल ही हमारी एग्जाम होती है, ठीक है? तो आपको मिल जाएगी। और फिर अब क्या करना है, उसको बस पढ़ लेना है कि अच्छा सक्सेड के साथ एट होता है, अच्छा इसके साथ ये होता है, अच्छा उसके साथ वो होता है। तो फिर ये जो टर्म है ना वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस लूंगी इनके साथ में, तो फिर वो धीरे धीरे आपको मतलब और भी क्लैरिटी आएगी उसके साथ। चल बेहतर, आगे बात करते हैं। शी इज गुड एट, शी इज गुड इन। अब क्या होता है, गुड एट होता है, गुड इन होता है। देखो, गुड एट भी होता है, गुड इन भी होता है। अब देखो, आप जब सक्सेस होते हो, अगर आप किसी चीज में सक्सेड हो, जैसे आप अगर बिजनेस में सक्सेड हो, अगर आप किसी स्किल में सक्सेसफुल हो, तो उसके लिए एट लगाओ, ठीक है? बट अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, या करियर में सक्सेसफुल हो, या किसी प्रोसेस में सक्सेसफुल हो, स्किल की बात नहीं कर रहे, तब हम सक्सेड इन लगाओ कि वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, सो ही हैज सक्सेड इन लाइफ, है ना? बिजनेस, राइट? सतीश कुमार यहाँ पर सक्सेड इन होगा, सक्सेड इन करियर, सक्सेडेड इन लाइफ, ये होगा। स्किल में जब हम बात करते हैं स्किल की, तब हम एट लगाते हैं। सेम हैपेंस विद गुड के साथ भी। गुड मतलब अच्छा होना। अगर कोई इंसान किसी स्किल में अच्छा है, तो आप कहोगे गुड एट, गुड एट, जैसे स्किल। देखो, गुड एट हम कब लगाते हैं और गुड इन कब लगाते हैं? गुड एट लगाते हैं जब आप किसी स्किल में अच्छे हो। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्किल में अच्छा है, तो गुड एट राइटिंग, गुड एट हिस्ट्री, गुड एट मैथ्स, गुड एट इंग्लिश, गुड इन मैथ्स, गुड इन इंग्लिश, गुड इन स्किल, ऐसा नहीं कहा जाता, ठीक है? उसके बाद आ जाओ यूजफुल। यूजफुल फॉर लिखना गलत है। क्यों? अगर कोई चीज आपके लिए उपयोगी है, यूजफुल है, तो आप टू लिखो। जैसे दिस इज यूजफुल टू मी, जैसे ये पेन है, ये पेन मेरे लिए बड़ा ही यूजफुल है, तो मैं क्या लिखूंगी? दिस इज यूजफुल टू मी, नॉट फॉर मी। क्या लिखूंगी? दिस इज यूजफुल टू मी, समझ रहे? फॉर मी नहीं लिखेंगे। बट अगर किसी काम के लिए कोई चीज उपयोगी है, तो फिर हम फॉर लिखते हैं। जैसे देखो, देखो, यूजफुल के साथ टू भी यूज होगा और फॉर भी यूज होगा। यूजफुल का मीनिंग इसमें सेम ही होगा। अब जब हम टू लिखते हैं या फिर फॉर लिखते हैं, तो डिफरेंस क्या होगा? देखो, अगर कोई चीज किसी इंसान के लिए अच्छी है, टू लिखो। किसी काम के लिए अच्छी है, एक्शन के लिए अच्छी है, फॉर लिखो, खत्म। देखो, ये पेन लिखने के लिए अच्छा है, तो मैं लिखूंगी यूजफुल फॉर। ये पेन अंकुश के लिए अच्छा है, तो मैं लिखूंगी टू अंकुश, यूजफुल टू अंकुश। मैम, स्किल के अलावा कहीं भी सक्सेड आ जाए तो इन लगाए। हाँ, ठीक है, डन। स्किल्स के लिए हम सक्सीड एट लगाते हैं, सक्सीडेड एट लगाते हैं, राइट? डन, ठीक है, ओके। अब एक सवाल का जवाब मुझे आप सभी लोगों से चाहिए। प्यूपिल्स आर सिटिंग ऑन देयर डेस्क, इसमें ऑन कहना गलत है। अच्छा ठीक है, गलत है, तो ऑन के जगह कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? इसका जवाब मुझे आप सभी लोग दीजिएगा।
बताएंगे? हाँ बहुत बढ़िया, देखो कितना मतलब आई एम सो हैप्पी। क्या आएगा? द प्यूपिल्स आर सिटिंग एट देयर डेस्क। एट क्यों होगा? एट मतलब जब भी हम किसी का एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि कोई कहाँ कहाँ है तो हम एट कहते हैं। ऑन हम कब कहेंगे? ऑन हम कहेंगे किसी चीज के ऊपर बैठे हो ना। अब भले ही आप टेक्निकली किसी डेस्क पर बैठे हो, बट आप डेस्क पर बैठे हो ये बताओगे कि वो डेस्क नहीं, डेस्क पर लिखना। देखो हम जब भी किसी का लोकेशन बताते हो तो ऑन नहीं यूज करते। ऑन ये प्लेस बताता है, प्लेस बताता है लोकेशन। अगर आपको प्लेस बताना है कि वो जो चेयर पे बैठा हुआ है वो मेरा भाई है, तो द बॉय सिटिंग ऑन द चेयर इज माई ब्रदर। अब यहाँ ऑन लिखना है, क्यों? यहाँ पर मुझे उसकी प्लेस दिखानी है, उसका लोकेशन नहीं। यहाँ पर आपको प्लेस नहीं दिखानी, यहाँ उसका लोकेशन। लोकेशन के लिए हम एट यूज करते हैं। देखो लोकेशन और प्लेस में डिफरेंस है ना। देखो ये एक बुक है, ये बुक के ऊपर मैंने ये बॉटल रखी, बुक के ऊपर मैंने ये बॉटल रखी, तो ये लोकेशन है या प्लेस है? ये प्लेस है, ये लोकेशन नहीं। और मैं स्टूडियो में हूँ और पढ़ा रही हूँ, ये मेरा लोकेशन है। ये मेरा क्या है? लोकेशन है। तो लोकेशन क्या होता है? लोकेशन होता है जहां पर आप कोई काम से गए हो, और कोई चीज जहां पर ऑलरेडी रखी होती है, उस चीज के लिए आप लोकेशन नहीं कहते हो, उसके लिए आप क्या कहते हो? प्लेस कहते हो। समझ रहे आप मेरी बात? तो बेटा ये यहाँ पर प्लेस की बात हो रही है। आप यहाँ पर एग्जैक्ट जगह नहीं पूछ रहे हो, आपको लोकेशन बताना है। सॉरी, प्लेस नहीं, प्लेस नहीं बताएंगे, इंसानों को हम लोकेशन में बताते हैं। ठीक है, ओके। अभी चलो ये तो सारी चीजें हम समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि लोकेशन है, प्लेस है, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अभी सिंगल सिंगल प्रपोजिशंस की। तो ढेर सारे प्रपोजिशंस है जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए। फटाफट देख लेते हैं प्रपोजिशन ऑन को। अब देखो देखो, ऑन ये प्रपोजिशन वैसा देखा जाए तो टेक्निकली किस चीज के लिए यूज किया गया? ऑन इज प्रपोजिशन, देखो एक प्रपोजिशन मल्टीपल मीनिंग से आता है। जैसे प्रपोजिशन प्लेस भी बता सकते हैं, प्रपोजिशन टाइम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये टाइम और प्लेस दोनों बता रहे तो क्या बता रहे? देखो ऑन ये प्रपोजिशन प्लेस बताता है। ऑन मतलब क्या? कोई चीज अगर किसी सरफेस पर रखी हो तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? ऑन। जैसे कोई इंसान किसी चीज पर बैठा भी है, जैसे देखो आप अगर इस चेयर पे बैठे हो तो आप क्या यूज करोगे इसके लिए? ऑन। ये आदमी है, जो आदमी इस चेयर पर बैठा हुआ है। ठीक है, काफी लंबा पैर है उसका। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं। और ये आदमी इस चेयर पर क्या है? बैठा हुआ है। ठीक है, गलत, ड्राइंग हॉरिबल आ गया मेरा। ठीक है, ये आदमी यहाँ पर चेयर पर बैठा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आदमी इस चेयर पर बैठा हुआ है, ये चेयर, यहां पर मैं ऑन लिखूंगी। अगर ये आदमी किसी स्टूल पर बैठा हुआ है, ये स्टूल है जैसे समझेगा, ये स्टूल है या फिर एक काउच है, और इस पर अगर ये बैठा हुआ है तो यहां पर भी मैं ऑन यूज करूंगी। हंस रहे हो आप मेरे ड्राइंग को? ठीक है, मेरा ड्राइंग वैसे अच्छा है, यहाँ पर बिगड़ जा रहा है पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, ये एक बेड है, ये बेड ऐसा है। ठीक है, और इस बेड पर अगर कोई आदमी बैठा हुआ है, बेड पर अगर कोई बैठा हुआ है तो फिर भी मैं ऑन लिखूंगी। ऑन क्या होता है? ऑन किसी सरफेस पर, ऊपर, सरफेस के ऊपर, मतलब ऊपर के मीनिंग से अगर आपको बताना हो तो फिर आप ऑन कहोगे। समझ लो, जैसे कोई बेड पर हम बैठे तो ऑन बेड। अब इन द बेड भी कहते हैं, ऑन द बेड भी कहते हैं। ऑन द बेड और इन द बेड में डिफरेंस क्या है? इन मतलब क्या होता है ना, इन मतलब चार कॉर्नर होता है। जहां पर चार कॉर्नर के एरिया में किसी चीज को बताना हो तब आप इन लिखते हो। और ऑन मतलब क्या होता है? देखो ये टेबल है, इस टेबल पर ये बॉल रखा हुआ है। अब ये जो बॉल है, ये बॉल इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये जो टेबल के ऊपर रखा हुआ बॉल है, ठीक है, ये बॉल के लिए मैं यूज करूंगी ऑन द टेबल। और इन क्या होता है? इन होता है एरिया के अंदर। तो इन और ऑन का डिफरेंस। अब देखो ये जो चेयर है, ये चेयर अगर चारों तरफ से ऐसी बंद है, जैसे सोफा चेयर होती है ना,
सोफा चेयर होती है। तो जब सोफा चेयर पे कोई बैठा होता है, समझ रहे आप, तो सोफा चेयर पे हम बिल्कुल एरिया में चले जाते हैं, चारों कॉर्नर से हम लोगों को ऑक्यूपाई कर लेती है वो चेयर, तो हम यूज करेंगे इन द चेयर। अगर कोई बेड है, बहुत सी बार बेड होते थे ना, पुराने बेड होते थे, देखो चारों तरफ से उन बेड को कॉर्नर्स होते थे, तो ऐसे बेड के लिए हम इन यूज करेंगे। और जिस बेड को कोई कॉर्नर नहीं है, बस फ्लैट सरफेस है, उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। जैसे देखो, एक बाइक होती है, बाइक, अब बाइक हम निकालेंगे, कैसे होती है भाई बाइक? वेरी हॉरिबल, ठीक है, आई एम सो सॉरी बट सह लो। सॉरी यार, मेरे को हंसी आ रही है बहुत ज्यादा, खतरनाक, बढ़िया सी बाइक। कोई नहीं बैठेगा भाई इस बाइक पे, जाने दो जो भी है। इस बाइक पर कोई बैठा है तो मैं ऑन द बाइक कहूंगी, बट अगर गाड़ी के अंदर कोई बैठा है, रॉयल एनफील्ड है क्या ये? चल ठीक है, रॉयल एनफील्ड कैसी होती है? अब देखो ये कार बना लेते हैं हम, ठीक है, बाइक तो आपको समझ गई होगी। कार, अब ये कार के अंदर कोई शख्स बैठा हुआ है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? इसके लिए मैं इन यूज करूंगी, क्यों? ऑक्यूपाइड है। और अगर कोई साइकिल है और साइकिल पर कोई लड़का बैठा हुआ है, अब देखो ये बाइक निकली है, ठीक है, हाँ, तो ये बाइक पर अगर कोई बैठा है तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? ऑन। देखो ये क्या होता है ना, ये क्लोज टेस्ट में बड़ा काम में आता है, आपको क्लोज टेस्ट में प्रपोजिशन पूछा जाता है। अब किसी स्टेटमेंट में ऐसा थीम है जहां पर आपको एक स्टोरी बताई जा रही है, और उस स्टोरी में कोई एक आदमी है, जो आदमी लेटा हुआ है बेड पर, और आपको वहीं पर ब्लैंक दे दिया कि इन द बेड या ऑन द बेड, तो क्या कर लोगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना? हाँ, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है ना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। कॉन्सेप्ट क्या समझा रही हूँ? ऑन और इन का डिफरेंस क्या है? ऑन और इन का डिफरेंस ऐसा है कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज होती है, सरफेस के ऊपर, तो उसके लिए हम ऑन यूज करते हैं। बट किसी सरफेस ने अगर किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लिए तो हम इसके लिए इन यूज करते हैं। जैसे आप रूम के अंदर हो, ऑन द रूम कहोगे क्या? नहीं, बट आप छत पर हो, रूफ पर हो, तो आप यूज करोगे ऑन टेरेस। इन टेरेस कहते हैं क्या हम? नहीं। अब देखो, एक ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड होता है, प्ले ग्राउंड, अगर जैसे आजकल जो प्ले ग्राउंड बनते बड़े बड़े, उनको आसपास बिल्कुल सब कुछ फेंसिंग लगा दिया जाता है, इधर चेयर होती है, लोग इधर चेयर में बैठे हैं बहुत सारे, और इधर मैच चल रही है, ये प्ले ग्राउंड, इसके लिए इन द ग्राउंड हम कहेंगे। बट कोई मैदान है जिसको फेंसिंग नहीं है, उसके लिए हम ऑन द ग्राउंड हम कहेंगे। अब आपको मजाक नहीं लग रहा है? मजाक लग रहा है भाई, ये प्रेपोजिशन बहुत डिफिकल्ट और सीरियस है। डिफिकल्ट नहीं है, सीरियस है बहुत, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, तो बस आप ये दो फर्क ध्यान में रखिए। प्लेस बताते हुए जब आप एरिया बताओगे ना, इन लिखना, सरफेस बताओगे ऑन लिखना। अब हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में इन लिखेंगे ऑन लिखेंगे, हम हेलीकॉप्टर के लिए इन लिखेंगे। बुलेट के लिए ऑन बुलेट लिखेंगे। शुभम ओम, ठीक है, ऑन बाइक हम कहते हैं, ठीक है, ओके। ऑन से एक फ्रेज बनती है, वो फ्रेज बनती है ऑन द वे। इन द वे नहीं होता ना कभी भी, क्या होता है? ऑन द वे। एक और फ्रेज होती है ऑन टाइम, इन टाइम, इसमें डिफरेंस होता है ना। देखो, ऑन टाइम मतलब समय पर, इन टाइम मतलब समय के अंदर। जैसे आपको ये लॉजिक लगाने पड़ेंगे कि आपकी एग्जाम समय पर शुरू होगी या समय के अंदर, जवाब दो जरा। जैसे ट्रेन विल अराइव ऑन टाइम या इन टाइम? ट्रेन जो आएगी ऑन टाइम आएगी या इन टाइम आएगी? चेयर के लिए इन भी यूज करेंगे, ऑन भी यूज करेंगे, पर्टिकुलर चेयर का कैटेगरी बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगा, ठीक है। ऑन टाइम है इन टाइम, इस सवाल का जवाब दो। देखो, ट्रेन अगर 3:50 की है तो ट्रेन 3:50 को आएगी, तो वो हो गया ऑन टाइम। बट हाँ, वेरी गुड ओम, वेरी गुड। बट अगर हमको रेलवे स्टेशन पहुंचना है
हाँ जी हेमा, ये वेरी गुड। आपको स्टेशन पहुंचना है, ठीक है। अच्छा संजय, पवन, हेमा, शुभम, आपको स्टेशन पहुंचना है, बताओ जरा। तो स्टेशन पहुंचोगे ऑन टाइम या इन टाइम? लॉजिक। अरे भाई 3:50 की ट्रेन है, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो 3:50 के अंदर अंदर पहुंचना होगा, इन टाइम होता है। एग्जैक्टली exactly. क्या होगा शुभम, ओम, अंजलि? ऑन टाइम पहुंचोगे। अच्छा 3:50 की ट्रेन है, आप ट्रेन पकड़ने के लिए, आपको ट्रेन में जाना है, 3:50 के पहले पहुंचना होगा, इन टाइम होगा। ट्रेन आएगी कौन से समय पे? ऑन टाइम। समझ रहे हो? ऐसे लॉजिक लगाए जाते हैं। तो ये मैं कह रही हूँ कि ये जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये उन लॉजिक्स के लिए ही समझा रही हूँ, ताकि एग्जाम में सवाल आ जाए तो गड़बड़ ना हो। ठीक है, ओके। चलो अभी देखो पहला रूल क्या है। रूल है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं होती है वो वस्तुएं की लोकेशन बताना। तो हम ऑन टेबल कहते हैं, ऑन द पेपर कहते हैं, ऑन सरफेस के साथ। और दूसरा रूल ऐसा होता है ऑन इस प्रपोजिशन का, कि ऑन ये डे, डेट या प्रसंग, जिसको हम ओकेजन कहते हैं, ये बताने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे मंडे को मिलेंगे तो ऑन मंडे, यस एग्जैक्टली, है ना। 20 दिसंबर को मिलेंगे तो ऑन 20th दिसंबर। इन 20th दिसंबर एट नहीं होगा, ऑन होगा। तो ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये दो रूल बिल्कुल ध्यान में रखिए कि ऑन और इन, ऑन और ऑन के मीनिंग्स क्या होता है, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अब किसी भी डे और डेट के लिए हम ऑन यूज करते हैं, ये बात समझ गए। बट टुडे, टुमारो, दैट डे, दिस डे, ईच डे, एवरी डे, इन शब्दों से पहले आप कभी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हो। जैसे लेट्स मीट ऑन टुडे, ये गलत है। लेट्स मीट टुडे या फिर वी विल डिस्कस दिस मैटर टुडे, ये सही है। शी फिनिश्ड हर टास्क यस्टरडे, ये सही है। वी विल गो देयर ऑन टुमारो, ये रॉन्ग है, सही करेंगे वी विल गो देयर टुमारो। दे अराइव्ड हियर ऑन लास्ट नाइट, गलत है, दे अराइव्ड हियर लास्ट नाइट, ये सही है। मतलब जब भी दिस, दैट, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ईच, एवरी, ऐसे शब्दों का उपयोग किसी भी डे या डेट से पहले होगा तो आपने ऑन नहीं लगाना है। और अगर नॉर्मली डे और डेट का नाम दिया है तो फिर आप पक्का लगा सकते हो वहां पे। समझे? ठीक है, चलो ये तो हो गया था हमारा ऑन। अब ऑन से बने हुए कुछ फिक्स प्रेपोजिशन है जो मैंने यहाँ ऐड कर दिए, या पढ़ लीजिएगा। जैसे बेस ऑन, मतलब कोई चीज किसी के ऊपर निर्भर होना। डिपेंड ऑन, है ना, निर्भर होना। डिसाइड ऑन, आप अपने चीज पर डिसाइड कर रहे हो, किसी किसी तथ्य, किसी फंडामेंटल पर चीज डिसाइड करना। काउंट ऑन, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना। कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, हम कहते हैं ना किसी प्रसंग पर, किसी पर्व पर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो तब आप ऑन लगाओ। कॉमेंट ऑन, किसी पर कमेंट करना है, कमेंट एट नहीं कहते, कमेंट ऑन कहते हैं। शी हैज कमेंट ऑन माय लेक्चर, दे हैज कमेंटेड, दे हैव कमेंटेड ऑन दैट वीडियो, कमेंटेड ऑन, ठीक है। ब्लेम ऑन, डोंट ब्लेम ऑन मी, ब्लेम एट नहीं होता, ब्लेम ऑन होता है। समझे? तो ये भी मैंने कुछ थोड़े थोड़े प्रपोजिशंस के साथ ऑलरेडी नोट्स में ऐड किए हैं, फिक्स प्रपोजिशन, जो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, वोकैबुलरी पार्ट है। फिर हम फोकस ऑन, इंसिस्ट ऑन, रिलाई ऑन, स्पेंड ऑन यूज करते हैं। ट्रस्ट ऑन हम लिखते हैं, मतलब बहुत सी बार ना गलत यूज करते हैं, ट्रस्ट के साथ ऑन लगाते हैं। ट्रस्ट इन होता है, ट्रस्ट इन, किसी चीज पर विश्वास होना, हम हिंदी में कहते हैं किसी चीज पर विश्वास होना। बट वो एक्चुअली किसी चीज में विश्वास होता है, किसी चीज पर विश्वास नहीं होता है। हिंदी वाले लोग ही हिंदी गलत बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी ट्रांसलेट करते तो देखो, इस भाषा को मैं ट्रांसलेट कर कर इंग्लिश में बोल रही हूँ, वही भाषा अगर गलत है तो ट्रांसलेशन भी गलत नहीं होगा।
अगर मैं कह रही हूँ कि मेरा भगवान पे विश्वास है, तो भगवान में विश्वास होता है, भगवान पे विश्वास कभी नहीं होता। इसीलिए ट्रस्ट ऑन या बिलीव ऑन हम कभी नहीं कहते, बिलीव इन और ट्रस्ट इन हम कहते हैं। सेम हैपेंस विद बिलीव ऑन, ये भी नहीं कहते, हम लिखते हैं बिलीव इन। तो आपको वो सब कुछ दिया जा रहा है एक एक प्रपोजिशन को रिलेटेड, जो जो देखो मैं आपको एक बात और कह दूंगी, ढेर सारे प्रपोजिशंस है, ढेर सारी बातें हैं। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जितने प्रपोजिशन होते हैं उतने मैं ले लूंगी क्लास में। बचे हुए प्रपोजिशन, प्रपोजिशन पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रपोजिशन के नोट्स अगर आपको मिल रहे हैं तो आप उसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सारा थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें कोई फॉर्मूलेज नहीं है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। एक बार की बात होती है, मुझे किसी ने बता देना कि बिलीव के साथ ऑन नहीं लगता, इन लगता, तो मैं याद रखूंगी। ट्रस्ट के साथ ऑन नहीं लगता बेटा, इन लगता, तो मैं याद रखूंगी, है ना। उसमें कोई दूसरा टास्क नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं। शैडो में इन होता है, एट होता है, शैडो के लिए अंडर होता है। पूछो कैसे, देखो एक एक ट्री है, ट्री पेड़ है, अब पेड़ का ड्राइंग तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ, ठीक है। चलो इसको, मैं पता नहीं क्यों मेरे ड्राइंग को नजर लगा रहे हो आप, वरना इतना खराब ड्राइंग नहीं है यार, पेड़ का ड्राइंग मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, मतलब देखो अब ये पेड़ है और ये पेड़ की छाव है, इतना तो छाव हो गई ना पेड़ का, शैडो है। एक इंसान है, एक इंसान है, हाँ इन द शैडो होगा, राइट, इन द शैडो होगा, अंडर द शैडो नहीं होगा, अंडर द ट्री होगा और इन द शैडो होगा, इन शैडो होगा, इन द शैडो नहीं। छाया के अंदर होता है ना, तो वो छाया क्या करती है, हमको ऑक्यूपाई करती है ना, इसलिए हम इन यूज करेंगे। और पेड़ हमको ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से, हम ऑक्यूपाई नहीं हो रहे हैं, पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, तो नीचे के लिए हम अंडर यूज करते हैं, और उसकी परछाई या छाया के अंदर इन यूज करेंगे, राइट। हाँ कौन पूछा ये, ओम प्रकाश, वेरी गुड, वेरी गुड ओम। चलो गुड, मतलब अच्छी इंप्रूवमेंट्स है, आप लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो इन सारी बातों में। जब इंटरेस्ट आता है तो उसी समय हमारे फिर नॉलेज की प्राप्ति की शुरुआत होती है। जिस दिन आप इंटरेस्ट लेते हो किसी चीज में, उस दिन आप क्यूरियस हो जाते हो ना फिर। चलो ठीक। अब एक बहुत मेजर बात होती है, अबाव और ऑन में डिफरेंस हमें नहीं समझ आता है। हमको लगता है कि ऑन और अबाव सेम होते हैं, नहीं बेटा अलग होता है। ऑन और अबाव में डिफरेंस क्या होता है, देखो ऑन मतलब क्या, ऑन मतलब किसी चीज के ऊपर, देखो जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ऑन। और अबाव क्या होता है ना, अबाव, अबाव होता है किसी चीज के ऊपर पर अंतर में, डिस्टेंस में। जैसे यहां पर ये टेबल है और ये टेबल के डिस्टेंस में यहां पर एक गुब्बारा लगा है, सोचो, या फिर एक बॉल को मैंने हुक इन करके रखा है, समझे। तो इसके लिए मैं ओवर यूज करूंगी, ऑन नहीं, इसके लिए मैं यूज करूंगी ओवर, नॉट ऑन, समझ रहे। ओवर क्या करता है, ओवन किसी चीज के ऊपर का अंतर बताता है, बट वो डिटैच ऑब्जेक्ट होता है। डिटैच मतलब जुड़ा हुआ नहीं रहना, अंतर होना, जुड़ा हुआ नहीं, जुड़ाव नहीं होता है। जैसे मेरे घर के ऊपर से पंछी उड़ता गया, ओवर माई हाउस, ओवर माई बिल्डिंग, समझे। तो मेरे ऊपर से छलांग लगी, ओवर माई हेड, समझे आप मेरी बात। तो सॉरी, अबाव मैं पढ़ा रही हूँ ना, अबाव पढ़ा रही हूँ, ओवर नहीं। ओवर और अबाव साथ में क्लियर आउट करते हैं, देख लो। ये टेबल है, ये टेबल के ऊपर ये बॉल लटकी हुई है, या फिर एक बलून लटका हुआ है, तो मैं कहूंगी बलून इज हैंगिंग ओवर द टेबल, ओवर नहीं, अबाव द टेबल, अबाव द टेबल। और किसी ने क्या किया ना, किसी ने यहां से एक बलून फेंका और वो बलून जाकर इस टेबल के ऊपर से दूसरे सिरे पर जा पहुंचा,
तो ऐसे मूवमेंट वाली चीज को मैं ओवर लिखूंगी। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर से जाना, फेंकना, रखना, कुछ भी होता है। और अबाव मतलब वहीं पर होता है, स्थिर रहना। तो जो स्टेबिलिटी होती है, जब भी स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज के ऊपर, तब मैं अबाव कहूंगी, अबाव। और जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो कि मोमेंट में होगा, उसके लिए मैं ओवर कहूंगी। स्टेबल ऑब्जेक्ट के लिए अबाव, और मोमेंट ऑब्जेक्ट के लिए ओवर। समझे? एक डिफरेंस समझाया? समझे? ओवर अबाव। चलो ठीक है। अब ये जो अबाव ये वर्ड है ना, इसका मीनिंग दूसरा भी होता है। इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है ना, देखो। इसका दूसरा मीनिंग होता है कि अगर कोई चीज, मतलब हम हमेशा प्लेस दिखाने के लिए इसको यूज नहीं करते। हम जो ओवर वर्ड है, ओवर वर्ड या अबाव वर्ड को हमेशा दूसरे मीनिंग से भी यूज कर सकते हैं। जैसे अबाव का मीनिंग होता है किसी नंबर, एज, वेट से ज्यादा होना। जैसे इस कंटेनर का वेट 90 किलोग्राम से ज्यादा है, तो से ज्यादा, अबाव 90 किलोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 के ऊपर स्कोर किया है। वोटिंग ये 18 एज के ऊपर ही अलाउड है। तो के ऊपर का मीनिंग भी आप अबाव इस वर्ड से ले सकते हो। दो मीनिंग है, एक तो आप प्लेस बताने के लिए, या फिर आप किसी नंबर, एज या वेट को बताने के लिए भी अबाव का यूज करते हो। उसके बाद ओवर। ओवर मतलब क्या होता है? ओवर मतलब किसी चीज से ऊपर ही होता है, बट मोमेंट में, मोमेंट के लिए हम ओवर यूज करते हैं। जैसे अगर कोई घर है, जैसे समझो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग से ऊपर प्लेन उड़ के गया तो ओवर हम लिखेंगे, ओवर लिखेंगे। बर्ड्स उड़ के गए तो ओवर हम लिखेंगे, ठीक है, अबाव नहीं। बट इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर है तो उसके लिए हम अबाव यूज करेंगे, समझे? अच्छा। ओवर का दूसरा मीनिंग होता है कोई चीज खत्म हो जाना, किसी सेशन का खत्म हो जाना। कोई भी चीज अगर खत्म हो गई तो उसके लिए हम ओवर यूज करते हैं। जैसे लेक्चर खत्म हो जाना, है ना, बातें खत्म हो जाना, जो भी आप कहोगे, ओवर। दिस इज ओवर, है ना, दिस इज ओवर नाउ, ऐसा कहते हैं लोग। ओवर से बनते हुए कुछ प्रेपोजिशन होती है, जैसे आर्ग्यू ओवर। अगर कोई चीज, कोई लोग किसी चीज पर आर्ग्यू कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, टंटा कर रहे हैं, तो ओवर, आर्ग्यू ओवर। फाइट ओवर, किसी पर झगड़ा कर रहे हैं तो फाइट ओवर। आर्ग्यू और फाइट में डिफरेंस क्या होता है? आर्ग्यू मतलब बातचीत तक ठीक है, फाइट में मारपीट हो सकती है। बोथ ग्रुप्स आर फाइटिंग ओवर चॉकलेट्स, चॉकलेट्स पर झगड़ रहे हैं, मतलब मारपीट भी कर सकते हैं। और बोथ पार्टीज हैव आर्ग्यूड ओवर द इशू, ओवर, समझे? ठीक है। तो ओवर एंड अबाउ ऐसे दो वर्ड हम ले रहे हैं। ओवर से बनते हुए फिक्स प्रीपोजिशन। तीसरा है कॉरल ओवर। कॉरल मतलब क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा। रूल ओवर, रूल ओवर मतलब क्या होता है? किसी चीज पर रूल करना, अपना क्या कहते हैं हम, कंट्रोल रखना। वॉच ओवर, किसी चीज को मतलब सुपरवाइज करने के लिए वॉच ओवर यूज करते हैं। विन ओवर, विन ओवर मतलब किसी चीज पर जीत पाना, विन ओवर, ठीक है। अपॉन, अपॉन ये हमेशा वर्ब्स के साथ आता है, ध्यान में रखिए। जंप अपॉन, है ना, केप्ट अपॉन, बिल्ट अपॉन, ये वर्ब के साथ हमेशा अपॉन आएगा, अकेला नहीं आएगा। जंप अपॉन, केप्ट अपॉन, थ्रो अपॉन। कोई चीज किसी चीज के ऊपर जा रही है मूवमेंट में, तो उसके लिए अपॉन आ रहा है।
दे जम्प ओवर द वॉल, राइट अंकुश, वेरी गुड, समझे? हाँ, ओके चलो, तो बेटा ये वर्ब्स के साथ होते हैं हमेशा। उसके बाद अप प्रेपोजिशन का मीनिंग होता है अपवर्ड पोजिशन में, ऊपर 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 जाना, किसी मूवमेंट में होते हुए ऊपर ऊपर चढ़ना, अपवर्ड डायरेक्शन दिखाने के लिए हम अप का यूज करते हैं। गोइंग अप, गोइंग डाउन, है ना, डाउन नीचे की दिशा से, बिलो मतलब कोई चीज ऑलरेडी कहीं पर नीचे रखी हुई है, दैट इज बिलो, अंतर में नीचे, सेम एज अंडर, है ना, अंडर मतलब कोई चीज किसी के वर्टिकल गैप में, वर्टिकल गैप क्या होती है, यहाँ पर कोई चीज है ना, बिल्कुल इसके सेम रेशा में कोई चीज रखी है, तो ये हो गया अंडर, तो बिल्कुल उसके ही नीचे, नीचे मतलब वर्टिकल, पता है ना आपको, वर्टिकल मतलब ये होता है ना वर्टिकल, और हॉरिजॉन्टल होता है ये, ठीक है। हाँ। और अंडर बहुत सी बार कंट्रोल दिखाने की भी कोशिश करता है, जैसे ही वर्क्स अंडर माय ऑर्डर्स, अंडर, अंडर गवर्नमेंट हम लिखते हैं। अब तीन वर्ड्स होते हैं जिसमें कंफ्यूजन होता है, एक होता है इन, इनटू और इनसाइड। इन का मीनिंग होता है कोई चीज आपको पूरी व्याप लेती है, व्याप लेना मतलब ऑक्यूपाई कर लेना। अगेन मैंने अभी एक्सप्लेन किया था इसको, जैसे ये बच्चा है पानी में खेल रहा है, पानी ने इसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया, इन, इनटू मतलब बाहर से अंदर, आउट टू इन, आउट टू इन मतलब इनटू, इनटू है ना, आउट टू इन मतलब इनटू, इनटू मतलब बाहर से अंदर, जैसे ही इज गोइंग इनटू, गोइंग इनटू द रूम, वो बाहर से अंदर जा रहा है, रूम में जा रहा है, तो प्रवेश दिखाने के लिए हम इनटू यूज करते हैं, ठीक है, इनटू। और इनसाइड मतलब क्या होता है, इनसाइड डायरेक्शन दिखाता है, अंदर की पोजीशन मतलब बिल्कुल अंदर के कोने में दिखाने के लिए हम इनसाइड यूज करते हैं। वो कहाँ है, तो वो घर के अंदर है, इनसाइड। हाँ एग्जैक्टली अंकुश, तो ये तीन वर्ड्स आप ये इमेजेस से समझ सकते हो। इमेज है इन, ऑक्यूपाई हो गया बच्चा, इमेज है ये बच्चा बाहर से अंदर कूद रहा है, इमेज है ये बच्चा पानी के अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर इज इनसाइड ऑल द टाइम, ठीक है। तो जंप इनटू, डाइव इनटू, थ्रो इनटू, इनटू मतलब के अंदर कूदना, के अंदर फेंकना, के अंदर डाइव करना, के अंदर जाना, के अंदर बाहर, के अंदर से आना, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें यहाँ पर प्रेपोजिशन में आप लोगों को मिल जाएगी भाई। पहला प्रेपोजिशन हम डिस्कस कर रहे हैं इस कैटेगरी का, वो है इन। इनको कैसे यूज करते हैं, इनको एक तो एरिया बताते हैं, इन से एरिया बताया जाता है हमेशा, हमेशा एरिया के पहले हम इन लगाते हैं। एरिया कहाँ हो, तो क्लास में, एरिया है ना क्लास, है ना, इन द मिडल, इन द हाउस, इन द लाइफ भी हम यूज करते हैं, इन लाइफ, इन लाइफ भी यूज करते हैं। अब ये तो एरिया बताने के लिए हम इन यूज कर रहे हैं। एरिया कौन सा, जिसने आपको ऑक्यूपाई किया चारों तरफ से, ऑक्यूपाइड। रूल नंबर 2 है, डे तो नहीं दिखाता इन, डे दिखाने के लिए ऑन यूज होता है डे। वीक, मंथ, ईयर, फेस्टिवल दिखाने के लिए इन यूज होता है, वीक, मंथ, ईयर। अगर आपको मंथ दिखाना हो, वीक दिखाना हो, है ना, फेस्टिवल दिखाना हो, तो उसके लिए हम इन यूज करते हैं। इन दिवाली, इन अक्टूबर, उसके लिए हम इन यूज कर रहे हैं, ठीक है। इन दिवाली, इन अक्टूबर, इन जनवरी, इन लास्ट वीक, है ना। द मैड मैन जम्प्ड इनटू द वेल, वेरी गुड, जम्प इनटू, राइट अंकुश, समझे? तो इनका मीनिंग क्या होता है, इनके दो मीनिंग्स होते हैं। ये डे को मैं हटा दूंगी, या फिर मैं अभी इसको ना सेव कर लेती हूँ ताकि ये गलती ना हो। हम डे के लिए कभी भी इन नहीं यूज करते। एरिया जिसने आपके ऑक्यूपाई किया है उसके लिए हम इन यूज करते हैं, और वीक, मंथ, ईयर के लिए हम इन यूज करते हैं। ऑन में नहीं यूज करते। अच्छा, डे और डेट के लिए हमने क्या यूज किया था, ऑन यूज किया था। इनको और कौन से फ्रेजेस में यूज किया जाता है, देखो। अच्छा, इनका मीनिंग और होता है, इन आप जब किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट है आपका, किसी चीज में आप एडेड हो, पार्टिसिपेटेड हो, उसके लिए हम इन यूज करते हैं। जैसे शी इज इन द टीम, वो टीम में है, इन्वॉल्वमेंट। दे पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, वो कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इन द कॉम्पिटिशन, समझ रहे हैं?
कंडीशन या स्टेट, कोई कोई किसी चीज में है तो उसके लिए हम इन लगाते हैं, इज इन ट्रबल, मशीन इज इन गुड कंडीशन, अच्छे कंडीशन में ना, एट गुड कंडीशन नहीं लिखता है, ठीक है। मैनर और स्टाइल के लिए हम इन यूज करते हैं, जैसे द लेटर वॉज रिटन इन फ्रेंच, ही स्पोक इन काम वॉइस, है ना। मेजरमेंट और क्वांटिटी के लिए इन यूज करते हैं, द फैब्रिक इज सोल्ड इन मीटर्स, रूम इज 100, रूम इज 10 फीट इन लेंथ, समझे। अच्छा, तो ये सारे आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो भाई क्या अभी बस पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ऐसा इतने सारे प्रपोजिशंस है, इतने सारे प्रपोजिशंस की बात ऐसी होती है, आपको डिटेल प्रपोजिशन पढ़ने के लिए इसको रिवाइज तो करना पड़ेगा 2-3 बार, इस नोट्स को। नोट्स में आपको पूरा पूरा दे रहे हो, उसका टेंशन ना लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिक्स प्रपोजिशन, हम इन की बात करेंगे, किस किस चीज के साथ हम इन यूज करते हैं। देखो, अराइव इन, अगर अराइव का मतलब आ जाना, आगमन, अगर आप सिटी या कंट्री में आ जाते हो तो उसके लिए इन यूज करो। अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन दिखाते हो कि वो वहां पर पहुंच चुका है तो उसके लिए एट लगाओ, जैसे वो स्टेशन पहुंच चुका है तो एट लगाओ, वो चर्च पहुंच चुका है तो एट लगाओ, है ना। बिलीव इन, आई बिलीव इन गॉड, है ना, बिलीव इन होता है। कन्फाइड, कन्फाइड इन मतलब किसी पर विश्वास करना और शेयर शेयर करना। कंसिस्ट इन, कहीं पर समावेश होना। फेल इन, किस में फेल हो जाना। इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में इंटरेस्टेड होना। इन्वॉल्व इन, किसी चीज में इन्वॉल्व होना। पार्टिसिपेटेड इन, परसिस्ट इन, रिजल्ट इन, सक्सेड इन। अब सक्सेड इन और सक्सेडेड एट, देखो सेम, सक्सेड एट स्किल्स के लिए यूज होता है, और इसके अलावा जो भी होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे, जैसे एग्जाम में सक्सेड होना, करियर में सक्सेड होना, लाइफ में सक्सेड होना, उसके लिए यूज करो। आप फिर भी 2-3 स्लाइड पढ़े, फिर भी 2-3 स्लाइड पढ़े। हॉर्टिकल्चर में तो मैम पूरा पढ़ती ही है, सिर्फ बुराई नहीं कर रहे, फिर जो हो, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। देखो क्या है, अगर चीजें पढ़ के ही बतानी है तो फिर पढ़ के बताने का कोई मतलब नहीं होता है क्लास में। हम लोग यहाँ पर गाइडेंस के लिए है। आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर रहे हो, उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पूरा पूरा गाइडेंस हम लोगों से मिलेगा, नोट्स हम लोगों से मिलेगी, पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा, है ना। बट अगर सोचा कि आपको मुझे एकदम थाली परोस कर देनी है तो मुझे बहुत ज्यादा समय चाहिए, और वो भी समय में लिमिटेशंस आएंगी। तो इससे बेटर है मैं एज अ टीचर आपको ये सिखा दूं कि बेटा इस चीज को किस तरह प्रिपेयर करना है, जो कि एक गाइडेंस होता है कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट को मिलना चाहिए किसी सीनियर से, उसके टीचर से। ना कि मैं बिल्कुल सब कुछ आपको दे दूं कि बेटा ये देखो ये कर लो, मैं रटा रही हूँ आपको, आप बिल्कुल लर्न कर लो, है ना। ये करना, क्योंकि आप लोग अभी आगे जाकर ऑफिसर बनने वाले, आप समझ रहे हो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो एक लेवल होता है, एक मैच्योरिटी लेवल होता है कि भाई क्लास में स्टूडेंट्स का एक मैच्योरिटी लेवल है ऑलरेडी, वो समझकर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी किसको कैसे प्रिपेयर करें, हम्म अच्छा ठीक है, मतलब वो बात इज डिफरेंट, मैम का अलग है, मतलब आई कैंट कॉमेंट ऑन एनी टीचर, बट वो ऐसा होगा कि फिर वो ट्रांसलेटिंग बात है। बट इंग्लिश को इंग्लिश की तरह पढ़ने के लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रही हूँ। आपके अंदर एक मैच्योरिटी लेवल आ चुका है, और वो है तो ही आप ऑफिसर बन पाओगे, वो नहीं है तो आप ऑफिसर नहीं बन पाओगे। वो है ये एक्सपेक्ट करते हुए मैं आपको एज अ टीचर ये सिखा दूं कि बेटा ये सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में इतने चैप्टर्स है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करो, ऐसे प्रिपेयर करो, और आप उसको वैसे प्रिपेयर करो, ठीक है। इंग्लिश एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका अलग आएगा। रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश ये अलग टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं। हॉर्टिकल्चर, इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, जो जो आपको होता है ना, मुझे नहीं पता एक्चुअली एग्रीकल्चर का, ये जो सब्जेक्ट है थेरोटिकल है। तो थेरोटिकल और इंग्लिश को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि देखो सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग है, हमको जो लेना है वो लेने का, जो जरूरी है वो ले लेने का, दैट्स इट, ठीक है।
सबका पढ़ाने का तरीका अलग है। कभी कभी क्या होता है ना, नए टीचर्स आते हैं हमारी लाइफ में, नए स्टाइल लेकर आते हैं, हमको नहीं समझ आता है तुरंत। डोंट वरी, थोड़ा पेशेंस रखिएगा तो हो जाएगा सब कुछ सही। हाँ जी। और दूसरी बात, अगर आपको कुछ लगता है, जैसे क्लास में कुछ लग रहा है, ऐसा होता है ना, हम लोगों से होता है, मैं एक पर्सनल सजेशन देती हूँ। क्लास में ऐसा हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ और आप में से कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ रहा है कुछ, तो आप बच्चे मुझे बताओ, आप स्टूडेंट्स मुझे बताओ, क्योंकि आपका अधिकार है ना, आपने पैसे भरे हैं। आप मुझे बताओ कि मैम ये नहीं समझ रहा है, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगी। तो इससे क्या होता है ना बेटा, दो चीजें होती है। एक तो बाकी स्टूडेंट जो बात नहीं कर रहे हैं उनका भी पक्ष रखा जाता है, और एक तो हम जो टीचर है जिनका हमारे एक पैरामीटर पर ध्यान नहीं जा रहा है, हमको भी समझ में आ रहा है कि ठीक है, अच्छा इनको ये वे से नहीं समझ आ रहा है तो मैं ये वे से और समझा देता हूँ या समझा देती हूँ। इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप स्टूडेंट ही हो जो हम टीचर को अच्छा टीचर बनाते हैं, और आप स्टूडेंट ही हो जो हम टीचर को बुरा टीचर बनाते हैं। समझ रहे हो, मतलब हम जो है वो तो है ही, बट आप लोग हमको और इम्प्रूव कर सकते हो। समझे आप इस बात को? ठीक है, डोंट वरी, सब हो जाता है, सही से हो जाता है, बढ़िया से सब सही, अच्छे से ही करवाते हैं, अलग अलग है बस। ठीक है, ओम प्रकाश। अच्छा, चलो, तो ये जो फिक्स प्रेपोजिशन इन है ना, फिक्स प्रेपोजिशन इन इतने सारे वर्ड्स के साथ यूज किया जाएगा। जैसे आप अगर किसी चीज में फेल हो जाते हो तो आप कहोगे फेल इन एग्जाम, फेल एट नहीं होगा। अगर आपको कहना है कि कोई इंसान परसिस्ट, परसिस्ट मतलब क्या करना, किसी चीज में लगे रहना, कंटिन्यूटी रखना, कोई चीज को एकदम एक स्पेस से पढ़ते रहना या करते रहना कोई चीज को, तो उसको परसिस्ट इन कहते हैं। रिजल्ट्स इन कहते हैं, टेक पार्ट इन कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये सारे फिक्स प्रेपोजिशंस भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलो, अभी अगले प्रेपोजिशन की बात करते हैं, वो है इनटू। अब मैं इनटू के साथ कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देने वाली हूँ, ध्यान में रखिएगा। इनटू ये जो प्रेपोजिशन होता है ना, इनटू का मीनिंग होता है कोई चीज में प्रवेश करना। पानी है, आपने जंप किया, इस पानी में आकर गिरे, इनटू, जंप्ड इनटू। रूम है, रूम के अंदर गए, कम इनटू, गो इनटू। समझ रहे हो? तो कहीं बाहर से अंदर, इसके लिए हम इनटू यूज करते हैं। इसको बहुत सारे वर्ब्स के साथ लिखा जाता है, वर्ब प्लस इनटू ऐसा लिखा जाता है, सिंगल हैंडेड नहीं होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और थैंक यू अंकुश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद आ रहा है और आपको समझ रही है सारी चीजें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होता है। थैंक यू सो मच। ठीक है, बट आप लोग भी बहुत बढ़िया से ध्यान दे रहे हो। अब चलो इधर आ जाओ टॉपिक पर। एंटर इस वर्ड के साथ हम इनटू को कभी भी यूज नहीं करते। एंटर का मीनिंग क्या होता है? एंटर मतलब बाहर से अंदर आना। ठीक है, अब अगर कहीं मतलब जैसे एंटर इनटू, एंटर मतलब बाहर से अंदर, अब बाहर से अंदर आना ही पूरा मीनिंग एंटर में आ जाता है, तो उसके लिए इनटू नहीं लगाओ। तो एंटर इनटू ये फ्रेज अगर कहीं पर जैसे शी या ही एंटर्ड इनटू माय रूम, वो मेरे रूम में आया, वो मेरे रूम में आया, ही एंटर्ड माय रूम। तो रूम, अब एंटर इनटू के बाद अगर प्लेस दी हुई हो ना, तो आप इनटू नहीं लगाना, गलत है। आप इसको सही कैसे करोगे? आप इसको कहोगे ही एंटर्ड माय रूम। आपको बड़ा अजीब लगेगा, क्यों? हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं ना, एंटर इनटू ही यूज करते हैं हमेशा, बट ये एंटर इनटू नहीं होता, सिर्फ एंटर होता है। ये एक लाइन जो है, इस पर आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, एक दूसरी बात हम ध्यान में रखते हैं जिस पर आप लोगों को और ज्यादा फोकस करना है। एंटर इनटू जो होता है ना, उसका एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है। जैसे एंटर इनटू जब ये फ्रेज होती है, तो इस फ्रेज का मीनिंग होता है कुछ तो स्टार्ट करना, कुछ जैसे कि झगड़ा स्टार्ट किया, वॉर स्टार्ट की, है ना, एग्रीमेंट स्टार्ट किया, फाइट स्टार्ट किया, है ना। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ध्यान में रखिए, इनके साथ में इनटू लगता है हमेशा। मतलब मैं क्या समझा रही हूँ आपको? मैं समझा रही हूँ, एंटर इनटू एक फ्रेज होता है, अगर उसका मीनिंग स्टार्ट के तौर पे यूज हुआ है, स्टार्ट बतौर यूज हुआ है, तो वो सही है। बट एंटर इनटू के बाद अगर प्लेस यूज होता है तो फिर वो गलत है। क्योंकि अगर प्लेस यूज हुआ
तो आपने फिर कह दिया कि आप कहीं जा रहे हो या कहीं आ रहे हो, और उसके लिए आप इनटू नहीं यूज करो, एंटर के साथ। और अगर एंटर इनटू आपने यूज किया और उसका मीनिंग स्टार्ट करना है, जो कि वॉर अग्रीमेंट और फाइट के लिए यूज किया जाता है, तो फिर आप एंटर इनटू यूज करते हो। जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू वॉर, एक वॉर उन्होंने शुरू कर दी है। अभी तो चलो सीज फायर हो गया, एग्जाम्पल इंडिया एंड पाकिस्तान एंटर्ड इनटू वॉर, ये सही है। अब आप कहोगे भी इधर सही है उधर गलत है, तो ये क्या माजरा क्या है? तो माजरा है बेटा यूज का, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है, ठीक है। एंटर इनटू के बाद अगर प्लेस दिया हो तो फिर रॉन्ग होता है, बट एंटर इनटू के बाद अगर वॉर अग्रीमेंट फाइट दिया हो तो फिर ये सही है। क्यों? क्योंकि तब इसका मीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपने इसको प्लेस के साथ लिखा तो बाहर से अंदर आना, ऐसा इसका मीनिंग होगा, जो कि गलत है। अंदर आना, अंदर, ऐसा मीनिंग होगा जो कि गलत है, ठीक है। अच्छा, a car jumped into river, right? She put the book into box, right? She came into the room, right? I went into the car, right? समझे? इसके साथ ये दो रूल समझ रहे हो? हाँ जी बेटा जवाब दो, हेलो, प्लीज आंसर। ओके, चलो इनसाइड मतलब फिर क्या, अंदर की ओर। अच्छा, इनटू के साथ कौन से फ्रेजेस बनती है, मतलब कौन से वर्ब्स यूज होते हैं? तो जैसे ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू मतलब तोड़कर घुसना, वो मेरा घर तोड़कर घर में घुसा, या फिर रॉबर्स ने घर तोड़कर घर में घुसे वो, तो फिर ब्रोक इनटू या ब्रेक इनटू। ही ब्रोक इनटू द हाउस मतलब घर तोड़कर घुस गया, ठीक है। बम्प इनटू, बम्प इनटू मतलब अचानक से मिल गया कोई, मुझे कोई मिल गया। जैसे मैं कहीं तो आई हूँ, अब कौन से स्टेट में हो आप लोग, आई डोंट नो एग्जैक्टली, हमने पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। जैसे कोई बच्चा है जो गुजरात का है, मैं गई कहीं तो जयपुर गई घूमने, मुझे अचानक से वो बच्चा मिल गया, मैं तो नहीं पहचानूंगी क्योंकि मैं आपको कभी नहीं देखा है, आप मुझे पहचान लोगे। तो आप अचानक से मेरे सामने आ जाओगे, मैं बोलूंगी आई बम्प इनटू माय स्टूडेंट। बम्प इनटू मतलब अचानक से कोई चीज मिल जाना, कोई कोई इंसान मिल जाना। डिवाइड इनटू अलग अलग करना। एंटर इनटू, एंटर इनटू मतलब क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट, अग्रीमेंट, वॉर, फाइट के लिए यूज होता है, स्टार्ट करना। लुक इनटू, किसी चीज को, किसी चीज की जांच करना, उसके लिए हम लुक इनटू यूज करते हैं। ट्रांसलेट इनटू एंड टर्न इनटू, ठीक है। टर्न इनटू मतलब बन जाना, जैसे कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, दैट इज बटरफ्लाई, मतलब कैटरपिलर ये बटरफ्लाई में टर्न हो चुकी है, ठीक है, मतलब बन चुकी है, टर्न नहीं, बन जाना। चलो, आई थिंक ये सब हो गया, इनटू इनसाइड भी हो गया। आगे हम बात करते हैं टू इस प्रपोजिशन के। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है, ठीक है। हेलो बेटा, हेलो मिथिलेश, ये इंपॉर्टेंट इतना है कि मैं आपको बताती हूँ। टू ये जो प्रपोजिशन होता है इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कहीं पर, कहीं पर पहुंचना, कहीं पर जाना, कहीं पर आना। तो डेस्टिनेशन बताने के लिए टू यूज करते हैं, प्लेस के लिए हम टू को यूज करते हैं। प्लेस मतलब कोई प्लेस अगर आपको डेस्टिनेशन बतानी हो तो आप टू यूज करो, ठीक है। नॉमैड्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू, नॉमैड मतलब कौन होते हैं? नॉमैड मतलब ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह पर नहीं रहते, वो बस घूमते रहते हैं। कुछ आदिवासी जमाती होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज होती है जो नॉमैड्स होती है, ठीक है। तो आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं से आ रहे हो तो इसके लिए हम टू लगाते हैं। मोस्टली हम कम, गो, सेंड, इन वर्ब्स के साथ तो पक्का टू लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इनके बाद अगर प्लेस दी हुई है तो प्लेस दी होती है टू लगेगा। पर लीव और स्टार्ट ऐसे शब्दों के बाद कभी भी नहीं यूज हो गए, कभी भी हम टू नहीं लगाते इनके साथ, हम फॉर यूज करते हैं। क्योंकि देखो लीव मतलब निकलना कहीं के लिए, फॉर यूज करेंगे। स्टार्ट मतलब जर्नी शुरू करना, किसी जर्नी को शुरू करना, फॉर यूज करते हैं, टू नहीं। हमेशा प्लेस के लिए टू लगाया जाता है, बट इन दो प्रपोजिशन के लिए नहीं यूज करेंगे। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम, क्या समझ नहीं आ रहा है मिथिलेश आपको? कौन सा लेक्चर है आपका? कितने लेक्चर्स आपने पहले अटेंड किए हैं, है ना? इसका पूरा इन्फॉर्मेशन मुझे लिख दो, फिर सेशन के एंड में हम आपके टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है मिथिलेश? ओके।
डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू यूज करते हैं। किसी चीज का रास्ता या दिशा बताने के लिए भी हम टू यूज करते हैं। जैसे आई वॉक टू द ऑफिस, मैं ऑफिस की ओर चल कर गया। प्लेस द कर्सर टू द लेफ्ट, लेफ्ट की ओर रखो। ठीक है, तो टू मतलब कोई डेस्टिनेशन बताने के लिए हम टू लिखते हैं। अब टू से रिलेटेड कुछ रूल्स हमें लेने हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कम, गो और सेंड, इन शब्दों के साथ हमेशा टू को यूज किया जाता है। आपको कितना भी लग रहा होगा पहला दिन है, ओके ठीक है, डोंट वरी, रुक जाओ थोड़ा, करते बात। आई कम टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, सेंड दिस पैकेट ऑन माई एड्रेस नहीं कहना, टू माई एड्रेस कहना। सेंड दैट पैकेट ऑन माई एड्रेस नहीं कह रहे, टू क्यों कह रहे, क्योंकि सेंड के साथ हमेशा लगता है। सेंड दैट पैकेट टू मी, समझ रहे, तो टू हम यूज कर रहे हैं क्यों, ताकि वो कोई प्लेस बता सके या फिर उसका रास्ता कहां पर पहुंचना है ये बता सके। अब चलो ठीक है, अब रूल कहता है कि टू ये प्रपोजिशन हमेशा हम यूज करते हैं प्लेस के साथ, बट अगर होम ये वर्ड प्लेस के लिए यूज होता है तो टू को यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके संजय, ठीक है ठीक है, बात करेंगे। हम हमेशा टू के बाद होम इस वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए हमें, हम यूज करते हैं बट वो गलत है। जैसे आई वॉन्ट टू गो टू होम कहते हैं लोग, गलत है। शी वेंट टू होम ये कहते हैं, गलत है। ठीक है, गलत है, बट इसका रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है अगर पजेसिव एडजेक्टिव आपने होम के साथ यूज कर दिए, होम के साथ यूज कर दिए, तो फिर आप टू यूज करते हो। जैसे अगर मैंने यूज करेंगे आई वॉन्ट टू गो टू माई होम तो फिर सही है, शी वेंट टू हर होम तो फिर सही है, बट शी वेंट टू होम ये गलत है, आई वॉन्ट टू गो टू होम ये भी गलत है। इसका लॉजिक ऐसा है कि जब हम कहते हैं ना कि हम घर जा रहे हैं, तो हम हमारा डेस्टिनेशन वही है, तो आपको टू नहीं दिखाओ। ये मैंने लॉजिक ढूंढने की कोशिश की, मैं आपको सच बताती हूँ, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है बहुत ही ऐसा कंफर्म लॉजिक। जहां तक मुझे थोड़ा बहुत पता चला है वो यही पता चला है कि हम घर के साथ टू इसलिए नहीं लगाते क्योंकि घर हमारा डेस्टिनेशन नहीं होता है। वो तो नॉर्मली है ना, आदमी घूमे फिरेगा और कहाँ जाएगा, बाद में घर ही जाएगा, तो इसलिए अलग से टू मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। बट अगर हम आपको कहना है कि मैं राजू के घर जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू राजूज होम ऐसा हम यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू माई होम ऐसा भी यूज करते हैं। हम ज्यादातर नहीं बताते ना, मेरे घर अगर मुझे जाना है तो मैं ऐसा कहूंगी क्या, मैं मेरे घर जा रही हूँ, नहीं, मैं कहूंगी मैं घर जा रही हूँ। बट अगर मैं संजय के घर जा रही हूँ तो मैं कहूंगी आई एम गोइंग टू संजय's हाउस, संजय's होम, नॉट हाउस। हाँ जी, समझ रहे हो क्या, पोजीशन दिखा दी होम के पहले तो टू लग जाएगा, नहीं दिखाई तो नहीं लगेगा। रीजन ऐसा है, घर को डेस्टिनेशन बताकर नहीं लिखा जाता क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन सबका घर ही होता है। पर अगर आप पोजीशन दिखा दो इसका मतलब है आप किसी और के घर जा रहे हो, किसी और के घर जा रहे हो तो ऑफकोर्स आप टू यूज करोगे। तो आई वांट टू गो टू माय होम, शी वेंट टू हर होम, ये हम यूज करते हैं। क्या ये बात समझ आई? हाँ जी बेटा, जवाब दीजिएगा प्लीज। चलो, हाउस के साथ यूज हो जाएगा, ठीक है, होम के साथ नहीं होगा, ये भी बात ध्यान रखो, हाउस और होम में डिफरेंस होता है। चलो अभी टू से बनते हुए प्रपोजिशन, टू से बनते हुए सारे प्रपोजिशन। जैसे अकस्टम टू होता है, अकस्टम टू मतलब किसी चीज की आदत होना, उसको हार्डवर्क करने की आदत है। अडिक्टेड टू मतलब आदत होना, उसको ड्रग्स की आदत है, ही इज अडिक्टेड टू ड्रग्स। एडमिट टू, एडमिट टू मतलब किसी चीज का, किसी चीज को कबूल करना कि हाँ ये कत्ल मैंने किया है, हाँ ये क्राइम मैंने किया है, हाँ मैं ही हूँ खलनायक, ये क्या हो गया, एडमिट करना हो गया। तो ही एडमिटेड टू देख ले। अग्री टू, किसी प्रपोजल को अग्री करना। अपोलोजाइज टू, माफी मांगना किसी को। बिलोंग टू, किसी चीज का होना कुछ। कन्फेस टू, कन्फेस करना, कन्फेशन करते हैं ना हम, मन की बात बताते, कन्फेस। कॉन्ट्रीब्यूट टू, किसी चीज में अपना योगदान देना, तो हम इनके साथ टू यूज करते हैं। और मैंने और भी तो वर्ब्स बताया ना जिनके साथ टू लगता है मुझे। डिवोटेड टू,
एक्सप्लेन टू, लिसन टू, ऑब्जेक्ट टू, प्रिफर टू, रेफर टू, रिप्लाई टू, रिस्पॉन्ड टू। रिस्पॉन्ड सब कुछ पता है आपको, ठीक है, ये भी सब कुछ दे दिया है। तो अच्छा ठीक है, अभी मैं क्वेश्चंस तो नहीं, देखो अभी कितने सारे प्रपोजिशन है, पार्ट 2 लगाने को नहीं पूरेगा अपने को, इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ। इसको मैंने डीपीपी में अच्छा खासा ऐड किया है, और मैं टेस्ट में भी अच्छा खासा ऐड कर दूंगी इसको, ठीक है। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स क्या कहता है, किसी दिशा में, ऐसा बताने के लिए हम टूवर्ड्स यूज करते हैं, किसी दिशा को बताने के लिए हम टूवर्ड्स यूज करते हैं, दिशा, ठीक है। और टू हम डेस्टिनेशन बताने के लिए यूज करते हैं। चलो ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है अलोंग। अलोंग का मीनिंग होता है के सेम लाइन में, के दिशा में, के सेम लाइन में। जैसे अलोंग द रोड, मतलब रोड के लाइन मर, एक लाइन होती है ना पैरेलल लाइंस, तो पैरेलल लाइंस बताते वक्त हम अलोंग यूज करते हैं। मतलब ये जो लाइन होती है किनारा, किनारा बताने के लिए, तो किनारे के लिए हम अलोंग यूज करते हैं। हाउसेस हैड बीन बिल्ट अलोंग बोथ साइड्स, दोनों भी साइड के अलोंग, मतलब उनके किनारों पर बांधे थे, बनाए थे, बांधे गए थे, अलोंग, ठीक है। उसके बाद आ रहा है प्रेपोजिशन फॉर। फॉर का मीनिंग क्या होता है, फॉर मतलब के लिए हम कहते हैं। इतने सारे प्रपोजिशन याद रखना इम्पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल कैसे, देखो जो चीज इम्पॉसिबल है वो सबके लिए इम्पॉसिबल होती है, मुझे तो याद है, आपको भी याद रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। इंपॉर्टेंट क्या है, रीडिंग। आप जब पढ़ते हो तो प्रेपोजिशन देखना कि कैसे यूज हुआ है इसको। देखो चैप्टर एक बार पढ़ना होता है आपको, किसी भी इंग्लिश का चैप्टर एक बार पढ़ो ध्यान से, वो 2 घंटे में कुछ नहीं होना चाहिए, फिर सब भूल जाओ, बाप भाई पैसा बहन मम्मी दोस्त सब भूल जाओ, परिवार सब भूल जाओ, उस समय बस 2 घंटे के लिए प्रेपोजिशन पढ़ो, और वो हो गया कि फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा करो। फिर उसके बाद जब न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो प्रेपोजिशन ठीक करना, प्रैक्टिस करना, उसकी प्रैक्टिस करोगे, प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करो, बोलते वक्त सुनो कि क्या यूज किया इसने यहाँ पर, अच्छा ठीक है सही यूज किया, फिर आप रिवाइज करोगे बाद में। पढ़ता है एक ही बार है इंसान, उसी समय इम्पॉसिबल लगना ये नेचुरल होता है, बट अब अगर मुझे प्रैक्टिस के बाद अगर फिर भी आप बताओगे पल्लवी की इम्पॉसिबल है, तो नहीं, नहीं होगा इम्पॉसिबल, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है। फॉर हम क्यों यूज करते हैं, किसी भी चीज का इंटेंशन बताने के लिए, रीजन बताने के लिए हम फॉर यूज करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बताने के लिए फॉर यूज करते हैं, एक्सचेंज बताने के लिए फॉर, मतलब 10 रुपए का है तो फॉर 10 रुपीज, 15 रुपए का फॉर 15 रुपीज, ठीक है। फॉर हम कुछ प्रेपोजिशन के साथ भी यूज करते हैं, जैसे अपोलोजाइज फॉर। अब देखो अपोलोजाइज टू भी होता है, फॉर भी होता है, क्या डिफरेंस है। मैं आपको अपोलोजाइज मांग रही हूँ, मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, आई अपोलोजाइज टू यू। अगर आप, अगर मैं आपको किसी काम के लिए माफी मांग रही हूँ, जैसे आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट, तो फिर हम फॉर यूज करते। देखो ये भी बात ध्यान में रखो, टू के बाद अगर आपको वर्ब यूज करना है तो पहले फॉर्म में यूज होता है, और अगर फॉर के बाद आपको वर्ब यूज करना है तो वो फोर्थ फॉर्म में यूज होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। अप्लाई फॉर, आस्क फॉर, आस्क फॉर। अब आस्क फॉर यहाँ पर क्यों हो रहा है, देखो आस्क को दो तरह से यूज किया जाता है। आस्क मतलब पूछना और मांगना, अगर मांगने के मीनिंग से आपने आस्क यूज किया तो फॉर लगाओ, बट पूछने के मीनिंग से अगर आपने यूज किया तो फिर इसके साथ फॉर नहीं लगेगा। समझे क्या, ये बात समझे। आस्क को दो मीनिंग से पूछा, बात मतलब ऐड किया जाता है, कुछ मांगना हो, पूछना, पूछना है तो फिर फॉर नहीं यूज करो, और मांगना है तो फॉर यूज करो। आई आस्क्ड फॉर पेन। ब्लेम फॉर, ब्लेम ऑन भी होता है, ब्लेम फॉर भी होता है, काम के लिए ब्लेम फॉर, इंसान पर ब्लेम ऑन। केयर फॉर, एक्सक्यूज फॉर, फेमस फॉर, फॉरगिव फॉर, ठीक है। फॉरगिव मतलब माफ करना, अपोलोजाइज मतलब माफी मांगना। चलो वोट फॉर, वेट फॉर, विश फॉर, वर्क फॉर। फिर उसके बाद आ रहा है अगेंस्ट, ढेर सारे प्रपोजिशन है, फ्रॉम है, अगेंस्ट है, एट है, अच्छा ठीक है। ये एक ना मैं आपको मतलब इतना सब कुछ तो आप हो जाएगा, पहले इस चार्ट की बात करते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये मैंने दिया है आपको, आप इस चार्ट को पढ़ो। ट्रिक देख सकते हो क्या मैम, बेटा इसका कोई ट्रिक नहीं है,
वोकेबलरी का कोई ट्रिक नहीं होता, निमोनिक्स में याद रख सकते हो बट इतना कैसे। और दूसरी बात एक है कि थोड़ा ट्रिक ट्रिक कर सकते हैं अपन, है ना, मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर ट्रिक बता सकती हूँ, यहाँ पर आपके 6 प्रेपोजिशन क्लियर हो जाएंगे, यहाँ पर आई कैन टेल यू ट्रिक। ठीक है, आप पढ़ो, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है, आई विल बी बैक इन अ मिनट। तो पानी खत्म हो गया है, लेकर आती हूँ जरा। ठीक है, देखो, अब ये जो 3 प्रेपोजिशन है एट, ऑन और इन, ध्यान में रखो, ये दोनों का काम करते हैं। जैसे एट, ऑन और इन टाइम भी बताते हैं और लोकेशन भी बताते हैं। देखो, एट ये छोटा प्रपोजिशन है, उससे बड़ा प्रपोजिशन होता है इन, और उससे भी बड़ा प्रपोजिशन होता है ऑन। ये ट्रिक ध्यान में रखो, एट ये छोटा प्रपोजिशन, उससे बड़ा इन और उससे बड़ा ऑन। एट, ऑन और इन ये लोकेशन और टाइम एट द सेम टाइम यूज करते हैं। गो फॉर इट, ये सही है क्या? यस सही है, गो फॉर इट, है ना, वो एक फ्रेज होती है। चलो, अगर आपको स्पेसिफिक लोकेशन बताना है, जैसे भाई देखो, अब अगर आप घर पे हो तो आप एट होम बताओगे, एट हाउस बताओगे, है ना, एट होम लिख सकते हो। टू नहीं लगाते हम, पर प्रपोजिशन एट तो लगाते, एट होम। अच्छा, आपका रोड कोई, मतलब आपको स्ट्रीट या रोड बताना है, तो आप बताओगे गांधी रोड, तो आपके बताओगे ऑन गांधी रोड। हाँ जी। और फिर अगर आपको कंट्री स्टेट बतानी है तो फिर आप बताओगे इन महाराष्ट्र, इन गुजरात, इन राजस्थान, ऐसा बताओ। या फिर आपने स्टेट बता दिया, कंट्री बताई इन जयपुर, आपने बताया इन जयपुर बताया, समझे। तो छोटा लोकेशन, बड़ा लोकेशन, बड़ा लोकेशन, छोटा लोकेशन घर है, उससे बड़ा रोड है, और उससे बड़ा है मेरा सिटी। एट, ऑन, इन, टाइम। अब देखो, एग्जैक्ट 2 बजे अगर मैंने कहा तो एट 2 PM। मंडे को कहा मैंने, ऑन मंडे कहा, मंडे के लिए मैं क्या यूज करूंगी, ऑन। और मंथ और ईयर के लिए मैं क्या यूज करूंगी, इन यूज करूंगी। तो ये ट्रिक आप ध्यान में रखिएगा। क्या हुआ भाई? अरे बफर क्यों हो रहा है ये? सेशन चल रहा है क्या सही से? एक बार कंफर्म कर दो जरा। अच्छा ठीक है, मेरे एंड से थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, इन मंथ, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मंथ, ईयर, जो भी आप बताओ, तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये जो सारे प्रपोजिशंस हुए इनका आप बिल्कुल सही से रेगुलेशन रखिए। अच्छा, अब मैंने एट इस प्रपोजिशन को डिस्कस किया है आपके साथ। एट ये प्रपोजिशन किस किस चीज के साथ जाता है? एट डॉन, एट डस्क, इसके साथ जाता है। डॉन क्या होती है? एकदम सुबह सुबह, एकदम अर्ली मॉर्निंग जो होता है ना, उसको कहते हैं डॉन। तो अच्छा, वो टाइम एग्जैक्टली टाइम होता है ना, उसके लिए मैं एट यूज करूंगी। एट डस्क क्या होता है? शाम का समय।
डस्क, डे ब्रेक, सनराइज, एट नून, ऐसे टाइम बताने के लिए भी हम एट यूज करते हैं। बट जब आपको मॉर्निंग इवनिंग बताना हो तब आप इन यूज करो। बट कभी कभी मॉर्निंग इवनिंग के साथ डे और डेट आ गया तो फिर आप ऑन यूज करो। मतलब ऐसे 3 रूल बताए। क्या रूल बताए देखो, एट हम डॉन डस्क के लिए हम एट यूज करते हैं, ठीक है, एट सनराइज। ये क्या होते हैं, छोटे छोटे समय होते हैं ना समय के। मॉर्निंग ये बहुत बड़ा पीरियड होता है, मॉर्निंग। इवनिंग ये बहुत बड़ा पीरियड होता है, क्योंकि देखो मॉर्निंग जो सुबह से आपकी जब भी आप उठोगे तब से स्टार्ट होगी 12 तक, है ना। इवनिंग आपकी 4 बजे से स्टार्ट होती है तो रात के 10 बजे तक इवनिंग ही होगी, रात नहीं होती है, समझा। 8 बजे तक तो भी इवनिंग होता है, तो काफी लंबा समय। इसके बीच का समय सनराइज, सनसेट, सनसेट इधर आता है, सनराइज एट लिखूंगी मैं उसके लिए, सनसेट के लिए मैं एट लिखूंगी, समझे आप मेरे। अब देखो नाइट के लिए हम इन कभी नहीं यूज करते, इन नाइट कहना गलत होता है, एट नाइट कहो, क्योंकि नाइट का पीरियड बड़ा कम होता है ऐसा माना जाता है, बट नाइट ही तो सबसे ज्यादा बड़ी होती है ना। देखो नाइट शुरू होती है आपकी 11 बजे से, अगर है ना 10-11 से, 10-11 से नाइट शुरू होती है 2-3 बजे तक। 3 बजे से तो डॉन चालू हो जाती है, ऐसा कंसिडर। बट ठीक है जो भी है, एट नाइट यूज होगा, इन नाइट कभी नहीं यूज होता। और अगर मॉर्निंग इवनिंग के साथ कोई दिन भी दिया हो तो फिर आप ऑन लगाओ। जैसे इन द मॉर्निंग आप कहते हो, बट अगर मुझे संडे मॉर्निंग कहना है तो ऑन संडे मॉर्निंग कहना होगा। क्यों? क्योंकि मैंने डे और डेट भी यूज किया है उसके साथ। एट, ऑन, इन। अब एट से बनते हुए फ्रेजेस को डिस्कस करते हैं। एट से ये सारे फ्रेजेस बनती है, एट से ये भी सारे फ्रेजेस बनती है, एट से ये भी सारे फ्रेजेस बनती है, मतलब बहुत सारा कवरेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछो क्या? देखो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और रैप अप करेंगे फिर। बताओ, दे हैव ओपन एन ऑफिस, फिल इन द ब्लैंक, 28 लीज रोड, एट 28 लीज रोड, ऑन 28 लीज रोड, ईट 28 लीज रोड, एट। इन आ गया, ईट नहीं है, इन है ये, ऑप्शन में इन दिया हुआ है। क्या होगा सोचो जरा और जवाब दो। अच्छा ऑन, ठीक है। देखो एग्जैक्ट लोकेशन अगर बताए तो क्या बताओगे? एट बताओगे। अब एक ऑफिस है या फिर एक शॉप है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो आपको रोड पर ही बताना होगा कि नहीं? सोचो जरा। अब एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप रोड पर ही बता रहे हो तो फिर वो एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से मतलब टेक्निकली तो वहां पर एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। ऑन आप थियोरेटिकल बता रहे हो, बट टेक्निकली यहाँ पर क्या आएगा? एट। समझ रहे कि नहीं? यहाँ पर जो आपका जवाब है, मतलब ट्रिक किया है आपके पास, ट्रिक क्वेश्चन था। ट्रिक क्वेश्चन का जवाब आना चाहिए एट, ऑन नहीं, इन नहीं। देखो भले ही रोड है, बट ऑफिस ओपन करेंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन उसका रोड ही होगा ना भाई, तो एट 28 लीज रोड। एट क्यों यूज होता है? जब आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना हो तब। समझे? ट्रिक, यस, ट्रिक ने ओवरलैप किया आपको। ट्रिक क्वेश्चन। अच्छा एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ बताओ जरा, एडजेक्टिव क्यों दिया भाई हेडिंग इसको? वाह भाई डीटीपी सर, हमारे डीटीपीज होते हैं जो हमको पीपीटी बना के देते हैं। आइडेंटिफाई राइट और रॉन्ग सेंटेंस और सेंटेंसेस। आई मेट हिम इन द वे, सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस। कौन सा सही है कौन सा गलत है? चलो जल्दी जल्दी जवाब दो।
आई मेट हिम इन द वे, इन द वे होना चाहिए, नहीं क्या होना चाहिए, ऑन द वे, तो ये गलत हुआ है ना, ऑन द वे चाहिए। सेंड दिस लेटर ऑन माई एड्रेस होना चाहिए, नहीं अभी बताया मैंने क्या लगाया, सेंड के साथ टू लगेगा, तो बी भी गलत हो रहा है, मतलब दोनों भी रॉन्ग है, तो आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 2। जवाब दे रहे, वेरी गुड, 2 जवाब देने वाले बच्चों का आंसर सही है, 4 जवाब देने वाले बच्चे, क्यों भाई बी क्यों राइट है, अभी तो बताया ना, अभी क्या बताया, सेंड, कम, गो के बाद टू लगेगा, किसी भी हालत में कुछ भी बताओ आप, आपको टू लगाना पड़ेगा, ऑन माई एड्रेस, आप, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, आपको अपने पुराने लॉजिक्स को छोड़ना पड़ेगा। रोड मेंशन, अरे बाबा, अरे बाबा फ्रेज होती है ना, ऑन द वे फ्रेज होती है ना, हम ऑन द वे है, रोड मेंशन नहीं है, ठीक है बहुत अच्छी बात है, इतना मतलब इतना सोच रहे हो आप, एक फ्रेज होता है ना ऑन द वे, ऑन द वे है, कहाँ है ऑन द वे, इन द वे नहीं आएगा, इन द वे, इन द वे मतलब रास्ता, अब रास्ता मतलब रोड ही होता है ना बेटा, मैं उसको रास्ते में मिली, द वे क्या होता है, वे क्या होता है, रास्ता होता है, तो रास्ता बताने के लिए हम ऑन यूज करते हैं ना, रोड नहीं है पर रास्ता तो है, ऑप्शन नंबर 2, बी तो गलत हुआ, सेंड के साथ टू लगेगा, शुभम यादव, चलो कुछ बच्चों ने काफी अच्छा जवाब दिया है, सही से बढ़िया, गुड, गलती कर दी आपने है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं, अच्छा बिटवीन और अमांग, ये दो का मीनिंग मैं आपको समझाना चाह रही थी, बिटवीन और अमांग पे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिटवीन और अमांग क्या होता है, बिटवीन और अमांग ये दो प्रेपोजिशन होते हैं जिनका अर्थ होता है के बीच, दोनों के बीच या दोनों से ज्यादा, तो जब दोनों के बीच की कोई बात होती है तो बिटवीन यूज करो, जब दो से ज्यादा की बात होती है तब अमंग यूज करो, जब दोनों की बात होगी तब बिटवीन आप यूज करोगे, या फिर उसके साथ एक और ध्यान में रखो, जब भी आपको एक डेफिनेट नंबर या डेफिनेट नाम दिए हो और फिर आपको चॉइस करना हो बिटवीन या अमंग में, तो आप बिटवीन ही यूज करिएगा, या फिर दो, जैसे 14 भी दिए हैं तो भी बिटवीन यूज करो, 15 भी दिए तो भी यूज करो बिटवीन, 1000 भी दिए है तो भी बिटवीन ही यूज करो। अमांग आप कब करोगे बताओ, अमांग आप तभी यूज करोगे जब डेफिनेट नहीं है, जब डेफिनेट नंबर या नाम डेफिनेट नहीं है तब आप अमांग यूज करोगे, जब डेफिनेट है तब आप बिटवीन यूज करोगे, ये एक लॉजिक है, ध्यान में रखिए। जैसे चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 5 people, राइट, बट चॉकलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, ये भी राइट है, अमंग ऑल द स्टूडेंट्स, अमंग और बिटवीन का डिफरेंस होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो, क्वेश्चन ही है ये, हाँ क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ, स्विट्जरलैंड लाइज फिल इन द ब्लैंक, फ्रांस जर्मनी एंड इटली, तो क्या आएगा, बिटवीन अमंग बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स का क्या डिफरेंस होता है, मैंने दिया है ये नोट्स में, बिसाइड और बिसाइड्स मतलब क्या, बिसाइड मतलब के बाजू में, मतलब यह प्लेस बताता है, बिल्कुल किसी चीज के बगल में प्लेस, और बिसाइड्स का मीनिंग होता है के अलावा, दोनों अलग अलग है बिसाइड और बिसाइड्स। तो क्या कह रहे हैं, स्विट्जरलैंड, अमंग्स भी होता है, अमंग्स कब होता है, जब आपको वोवेल वर्ड्स के पहले लिखना है अमंग को, तो अमंग्स हो जाता है, स्विट्जरलैंड फ्रांस जर्मनी और इटली के अंदर है ना, तो लाइज बिटवीन फ्रांस जर्मनी एंड इटली, वेरी गुड हेमा, बहुत अच्छा, ठीक है, तो ये प्रेपोजिशंस है जिनमें आपको बड़ा मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट मारने पड़ेंगे, चलो ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगी मैं फॉर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो फिर आई थिंक हमें सेशन को खत्म करना चाहिए यहाँ पर, मैं और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी आपके साथ कल के सेशन में, ठीक है, आज के सेशन को खत्म करते हैं। आज के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किए प्रेपोजिशंस, बहुत सारे प्रेपोजिशंस डिस्कस कर लिए, उनके यूसेज डिस्कस किए, और फिक्स प्रेपोजिशन साथ ही में हमने डिस्कस करने की कोशिश की है। मैं आपको जब आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी ना, कब प्रोवाइड करूंगी, सेशन के एंड में आपको जितने भी चैप्टर्स मैं लूंगी वो सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे सेशन के एंड में, जब अपने सेशन एंड होंगे तब,
तो वो जो शॉर्ट नोट्स है ये ध्यान में रखिएगा, वो शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प होगी, उसी के साथ में फिक्स प्रेपोजिशन भी भिजवा दूंगी, ठीक है। ओके चलो, आपका होमवर्क है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको भेज रही हूँ उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले सेशन में, ख्याल रखिए सभी लोग अपना अपना और सबका भी, और जो आपके डाउट्स है वो डाउट्स पूछते रहिए, और ढेर सारी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं होगी तो ये जो सेशंस आप कर रहे हो बहुत 2-2 घंटा बैठ कर एक सिटिंग में, दोपहर को आप अपनी नींद खराब करके सेशन कर रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक पढ़ाई नहीं, पढ़ाई प्रैक्टिस के बिना अधूरी है। इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में प्रैक्टिस बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। चलो हाँ, ग्रामर का 1 डे दो, 1 डे दो। अच्छा, जो स्टूडेंट्स नए हैं बिल्कुल मतलब यू कैन लीव, जो स्टूडेंट्स नए हैं उन लोगों के लिए एक बात है, जो बच्चों का आज पहला सेशन था वो स्टूडेंट्स इसके पहले के सेशंस को कवर करने की कोशिश करेंगे धीरे धीरे, बट आपको लाइव सेशंस मिस नहीं करने हैं। आपने ऑलरेडी कितने सेशंस लाइव मिस कर दिए। आपका नया चैप्टर जब से स्टार्ट होगा, संजय और कौन था एक और स्टूडेंट थे आपके, जब नया चैप्टर जैसे कल से कंजंक्शन स्टार्ट होगा या फिर शायद कल आर्टिकल्स है, जो भी टॉपिक है, टॉपिक जो टॉपिक आप बढ़िया से कवर करते रहिएगा, ठीक है। तो अब टेंशन मत लीजिए, आपका जो बैकलॉग है वो अभी अभी तो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है 28 अप्रैल को मेरे ख्याल से, तो आपका बैकलॉग हो जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय गाइस, बाय बाय।